नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। पहले 5 सवालों को सिर्फ हल नहीं करेंगे, बल्कि उनके जरिए परीक्षक के दिमाग में झांकने की कोशिश करेंगे। ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं है, ये इशारे हैं। चलिए इन इशारों को डिकोड करते हैं। तो पहला सवाल उठाते हैं, सीधे करंट अफेयर से। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वर्तमान में प्रदान किए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा क्या है? और विकल्प है ए 10 लाख, बी 15 लाख, सी 20 लाख और डी 25 लाख रुपए। अब ये सवाल पहली नजर में तो बहुत सीधा लगता है, पर मुझे लग रहा है इसमें कोई प्याज है, कोई जाल है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सवाल ज्ञान से ज्यादा जागरूकता का है और इसका सही उत्तर है सी 20 लाख रुपए। और ये एक बहुत ही हालिया अपडेट पर आधारित है। यही से एक बेहतरीन सवाल बनाता है। अच्छा, ये तो हालिया बदलाव है। मतलब ये सवाल एक तरह का ट्रैप है उन लोगों के लिए जो पुरानी किताबों या पिछले साल के नोट्स से पढ़ रहे होंगे। बिल्कुल। तो इस बदलाव की कहानी क्या है? ये 20 लाख की सीमा कब और क्यों तय हुई? बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या पीएमएमवाई वो छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी के लोन देने के लिए शुरू हुई थी। सालों तक इसकी जो अधिकतम सीमा थी वो 10 लाख रुपए थी, तरुण कैटेगरी के तहत। लेकिन अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा देने के लिए और छोटे व्यवसायों को थोड़ा बड़ा सोचने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने ये सीमा बढ़ाने का फैसला किया। और ये फैसला कब लिया गया? मतलब हाल ही में? हाँ, ये घोषणा हुई 23 जुलाई 2024 को। केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा की थी। और सिर्फ घोषणा नहीं, इसे बहुत तेजी से लागू भी किया गया। ये जो नई 20 लाख की सीमा है, ये 24 अक्टूबर 2024 से प्रभावी हो गई। मतलब परीक्षा से बस कुछ ही महीने पहले। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, परीक्षक सिर्फ ये नहीं जानना चाहते कि योजना क्या है, बल्कि ये भी कि देश की आर्थिक गतिविधियों पर कितनी पैनी नजर रखी जा रही है। वैसे इस बढ़ी हुई सीमा का छोटे व्यवसायों पर क्या असर पड़ सकता है? क्या ये कोई गेम चेंजर हो सकता है? निश्चित रूप से। सोचिए, एक छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या कोई सर्विस प्रोवाइडर जो अब तक 10 लाख की सीमा के कारण अपनी मशीनरी अपग्रेड नहीं कर पा रहा था या अपनी टीम नहीं बढ़ा पा रहा था, उसके लिए ये दोगुनी सीमा एक वरदान की तरह है। ये माइक्रो से स्मॉल और स्मॉल से मीडियम बनने की यात्रा को गति दे सकता है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये आकांक्षाओं को पंख देने जैसा है। वाह! तो इस एक सवाल से सबक ये है कि बजट, इकोनॉमिक सर्वे और सरकारी योजनाओं में जो भी हालिया बदलाव हो रहे हैं, उन पर आखिरी समय तक नजर रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब अर्थव्यवस्था की दुनिया से निकलकर जीवन के विज्ञान की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल जीव विज्ञान से है। मौलिक समानताओं वाले व्यक्तिगत जीवों के समूहों को क्या कहा जाता है? विकल्प है ए कुल या फैमिली, बी प्रजाति या स्पीशीज, सी वंश या जीनस और डी गण या ऑर्डर। ये स्कूल की किताबों का एक क्लासिक सवाल है, लेकिन विकल्प काफी मिलते जुलते हैं। हाँ, और यही इसकी खूबसूरती है। सही उत्तर तो है बी, प्रजाति यानी स्पीशीज। लेकिन अगर हम सिर्फ सही उत्तर रट कर आगे बढ़ गए तो हम इस सवाल का असली मकसद खो देंगे। इसका मकसद है वो जो पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सिस्टम है, उसे समझना। तो फिर इस सिस्टम को आसान भाषा में कैसे समझें? ये सारे शब्द प्रजाति, वंश, कुल, गण, ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? इसे एक पते की तरह, एक एड्रेस की तरह समझिए, बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले है प्रजाति, स्पीशीज। ये है आपके घर का नंबर, आपकी सबसे खास, सबसे विशिष्ट पहचान। सवाल में मौलिक समानताओं की बात की गई है, मतलब एक ही घर के लोग जो आपस में प्रजनन करके उपजाऊ संतान पैदा कर सकते हैं। अच्छा, घर का नंबर, ठीक है। फिर आता है वंश, जीनस। ये हो गई आपकी गली या मोहल्ला, जहाँ कई मिलते जुलते घर हैं, पर हर घर की अपनी पहचान है। वंश से ऊपर है कुल, फैमिली। ये है आपका पूरा वार्ड या कॉलोनी, जिसमें कई अलग अलग गलियां आती हैं। और इन विकल्पों में सबसे ऊपर है गण, ऑर्डर, जो एक तरह से आपका पूरा शहर हो गया। वाह, ये तो कमाल का तरीका है इसे याद रखने का। घर, गली, वार्ड और शहर। तो सवाल असल में पूछ रहा था कि आपकी सबसे बुनियादी पहचान क्या है, यानी आपका घर का नंबर। और अगर हम पिछले सवाल के तेंदुए वाले उदाहरण को यहाँ इस्तेमाल करें तो बहुत बढ़िया कनेक्शन है। हाँ। देखिए, पैंथेरा पार्डुस यानी तेंदुआ और पैंथेरा लियो यानी शेर, ये दोनों अलग अलग प्रजाति, स्पीशीज हैं, मतलब अलग अलग घर का नंबर। लेकिन वे एक ही वंश, जीनस पैंथेरा से हैं,
मतलब वे एक ही गली में रहते हैं। ये पैंथेरा वंश फिर फेलिडे यानी बिल्ली कुल फैमिली का हिस्सा है, जो कि हमारा वार्ड हो गया। और ये पूरा कुल गण का हिस्सा है। बिल्कुल। और ये पूरा फेलिडे कुल कार्निवोरा यानी मांसाहारी गण ऑर्डर का हिस्सा है, जो हमारा शहर हो गया। तो इस एक एनालॉजी से पूरा का पूरा वर्गीकरण का पदानुक्रम साफ हो गया। ये सिर्फ रटना नहीं है, ये संबंधों को समझना है। तो हमने अभी जीवों के वर्गीकरण की बात की, चलिए अब धरती के वर्गीकरण पर चलते हैं, यानी भूगोल पर। भूगोल का ये सवाल कई परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं? विकल्प है ए कैमूर श्रृंखला, बी विंध्य श्रृंखला, सी नीलगिरी पहाड़ियां और डी राजमहल पहाड़ियां। और सही जवाब है सी, नीलगिरी पहाड़ियां। ये भारत के भूगोल का एक, क्या कहते हैं, मील का पत्थर है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जंक्शन पॉइंट। ये सिर्फ एक भौगोलिक मिलन बिंदु ही नहीं है, बल्कि पारिस्थितिकी रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है ना? मैंने पढ़ा है कि यहाँ की जैव विविधता अद्भुत है। बिल्कुल। नीलगिरी, जिसका मतलब है नीले पहाड़, ये तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। जब पश्चिमी घाट, जो अपनी घनी वर्षा और सदाबहार वनों के लिए जाना जाता है, और पूर्वी घाट, जो थोड़ा कम ऊंचा और कटाफटा है, यहां मिलते हैं, तो एक अद्वितीय इकोसिस्टम का निर्माण होता है। यहां आपको दोनों घाटों की वनस्पतियां और जीव जंतु मिलते हैं। जो मशहूर मुदुमलाई नेशनल पार्क है या साइलेंट वैली नेशनल पार्क, वो इसी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। अच्छा, तो ये सिर्फ पहाड़ों का मिलन नहीं है, बल्कि दो अलग अलग पारिस्थितिक तंत्रों का संगम है। ये जानना जरूरी है। अब बाकी विकल्पों पर नजर डालते हैं। वे गलत क्यों हैं, ये समझना भी उतना ही जरूरी है। जहां तक मुझे याद है, विंध्या श्रृंखला तो भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटने वाली एक तरह की रेखा मानी जाती है, तो उसका तो कोई लेना देना हो ही नहीं सकता। एकदम सटीक। विंध्य और कैमूर श्रृंखलाएं मध्य भारत का हिस्सा हैं। वो नर्मदा नदी के उत्तर में है। उनका दक्षिण भारत से कोई संबंध ही नहीं है। और राजमहल की पहाड़ियां तो और भी दूर है, पूर्वी भारत में, झारखंड में, छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी के दिमाग में भारत का नक्शा स्पष्ट है, हाँ बिल्कुल, तो वो बिना किसी कंफ्यूजन के बाकी विकल्पों को तुरंत खारिज कर सकता है। ये सवाल आपकी रटने की क्षमता नहीं, बल्कि आपकी विजुअलाइजेशन की क्षमता को परख रहा है। और आपने नीलगिरी की जैव विविधता का जिक्र किया, तो हमारा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा है। सवाल है, प्रजातियों की अधिकतम विविधता कहाँ पाई जाती है? विकल्प ए समशीतोष्ण क्षेत्र, बी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, सी ध्रुवीय क्षेत्र और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी ट्रॉपिकल रीजन। ये पारिस्थितिकी का एक मूलभूत नियम है, जिसे लैटिट्यूडनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट भी कहते हैं। मतलब जैसे जैसे आप ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आते हैं, प्रजातियों की विविधता बढ़ती जाती है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वहां गर्मी ज्यादा होती है। क्या ये पूरा सच है या इसके पीछे और भी कारण है? ये एक आम धारणा है, लेकिन कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। गर्मी एक फैक्टर है, पर सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है स्थिरता, स्टेबिलिटी। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जो भूमध्य रेखा के पास हैं, वहां साल भर सौर ऊर्जा, मतलब सूरज की रोशनी, लगभग एक समान और बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है। वर्षा भी बहुत होती है। इस कारण यहाँ का मौसम बहुत ज्यादा बदलता नहीं है। कोई कठोर सर्दी नहीं, कोई लंबा सूखा नहीं। अच्छा, तो इस स्थिरता से क्या होता है? इस स्थिरता के कारण यहाँ जीवन को कठोर मौसम से लड़ने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी पड़ती। इसलिए प्रजातियों को विकसित होने और विशेषज्ञ बनने के लिए, स्पेशलाइज होने के लिए लाखों साल का निर्बाध समय मिला है। यहाँ अनगिनत छोटे छोटे इकोलॉजिकल निश या आवास बन गए हैं, जहाँ हर प्रजाति ने अपनी एक खास जगह बना ली हो। और बाकी क्षेत्रों में ऐसा नहीं है? सही। इसके विपरीत समशीतोष्ण क्षेत्रों में मौसम बदलता है। गर्मी, सर्दी, पतझड़। जानवरों और पौधों को इन बदलावों के अनुकूल ढलना पड़ता है, जो विविधता को सीमित करता है। और ध्रुवीय क्षेत्रों की तो बात ही अलग है। वहां की अत्यधिक ठंड जीवन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये बात वाकई गौर करने वाली है। तो ये सिर्फ तापमान का खेल नहीं है, बल्कि ऊर्जा की निरंतर उपलब्धता और जलवायु की स्थिरता का है, जो जीवन को फलने फूलने का अधिकतम अवसर देती है। चलिए अब इस विश्लेषण के अंतिम सवाल पर आते हैं, जो हमें वापस जीव विज्ञान की दुनिया में ले जाता है। सवाल है, तेंदुए का वैज्ञानिक नाम क्या है? और विकल्प है पैंथेरा लियो,
पैंथेरा पर्डूस, पैंथेरा टिग्रिस और पैंथेरा ऊंसिया। यहाँ परीक्षक ने एक चालाकी की है। सभी विकल्प एक ही वंश पैंथेरा से हैं, जो इसे थोड़ा भ्रमित करने वाला बना सकता है। बिल्कुल, और यही इस प्रश्न का स्तर बढ़ा देता है। ये सिर्फ रटने वालों को बाहर करने के लिए बनाया गया है। सही उत्तर है बी, पैंथेरा पार्दूस। ये जो द्विपद नामकरण प्रणाली है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये काफी तार्किक होती है, लेकिन ये लैटिन नाम याद रखना कई बार मुश्किल हो जाता है। हाँ, हो सकता है। मैं तो तैयारी के समय कुछ मजेदार ट्रिक्स या कनेक्शंस बना लेता था ताकि ये नाम याद रहें। जैसे पैंथेरा पर्डूस के लिए मैं पार्डूस शब्द को हिंदी के पर्दा शब्द से जोड़ता था। तेंदुआ छिपने में, घात लगाने में माहिर होता है, जैसे किसी पर्दे के पीछे छिपा हो। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार ट्रिक है। एक विजुअल इमेज बन जाती दिमाग में। और बाकी के नामों के लिए? बाकी तो और भी आसान है। पैंथेरा लियो में लियो सीधा लायन यानी शेर से जुड़ता है। पैंथेरा टाइग्रिस में टाइग्रिस टाइगर यानी बाघ से जुड़ता है। ये तो सबसे आसान है। चौथा विकल्प पैंथेरा उनशिया, ये हिमतेंदुए स्नो लिपर्ड का वैज्ञानिक नाम है। उनशिया एक पुराना लैटिन शब्द है जो इन बड़ी बिल्लियों के लिए इस्तेमाल होता था। ये जानना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हो सकता है अगली बार सवाल हिमतेंदुए पर आ जाए। सही बात है। तो इस सवाल से ये सीखने को मिलता है कि जब भी किसी प्रजाति के बारे में पढ़ें तो उसके वैज्ञानिक नाम पर भी एक नज़र डाल लें, खासकर उन प्रजातियों पर जो खबरों में रहती हैं या भारत के लिए महत्वपूर्ण है। तो इन 5 प्रश्नों का विश्लेषण करने के बाद ये साफ है कि परीक्षा की तैयारी अब सिर्फ तथ्यों को रटने तक सीमित नहीं रह गई है। हर आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 से है। सवाल है कि 2021-22 में भारत के निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सा किस वस्तु का था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका सही जवाब है निर्मित माल, यानी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। निर्मित माल? जी। और ये आंकड़ा मतलब बहुत कुछ कहता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब सिर्फ खेती या कच्चे माल पर निर्भर नहीं है। हम असल में चीजें बना रहे हैं, उनमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं और फिर बेच रहे हैं। तो मेक इन इंडिया जैसी पहलों का असर दिख रहा है? बिल्कुल। और इस श्रेणी में सब कुछ आता है, जैसे इंजीनियरिंग का सामान, दवाइयाँ, गाड़ियाँ, कपड़े। ये भारत की औद्योगिक ताकत को दिखाता है। अच्छा, तो ये तो हुई आज की आर्थिक पहचान। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं, इतिहास की ओर। अगला सवाल कला से जुड़ा है। गांधार शैली को और किस नाम से जाना जाता है? इसे इंडो ग्रीक कला के नाम से भी जाना जाता है। इंडो ग्रीक? हाँ, देखिए, जब सिकंदर भारत आया तो वो अपने साथ सिर्फ सेना नहीं बल्कि यूनानी कला और संस्कृति की एक पूरी विरासत लेकर आया। तो गांधार क्षेत्र में, जो आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, वहाँ भारतीय और यूनानी शैलियों का एक कह सकते हैं बहुत ही खूबसूरत संगम हुआ। वाह! मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि बुद्ध की मूर्तियों पर यूनानी देवताओं का असर दिखता है? मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। गांधार कला में बुद्ध को बहुत यथार्थवादी तरीके से दिखाया गया है, जैसे लहराते हुए बाल, कपड़ों में सिलवटें, चेहरे पर जो भाव हैं। अच्छा। वो उस समय की भारतीय मूर्तिकला से काफी अलग था। ये 2 महान संस्कृतियों के मिलन का प्रतीक है। और ऐसी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए एक मजबूत ढांचे की जरूरत होती है, जो हमें हमारा संविधान देता है। सही बात है। तो अगला सवाल इसी से जुड़ा है। किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 32। और ये उपाधि किसी और ने नहीं बल्कि खुद डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दी थी। उन्होंने ही? जी। उनका मानना था कि इस एक अनुच्छेद के बिना ये पूरा संविधान ही अर्थहीन है। तो क्या ये कहना सही होगा कि बाकी सारे मौलिक अधिकार सिर्फ वादे हैं और अनुच्छेद 32 उन वादों को हकीकत में बदलने की गारंटी है? बिल्कुल, आपने इसे बहुत अच्छे से समझाया। ये अनुच्छेद हर नागरिक को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का हक देता है अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो। मतलब ये एक तरह की मास्टर की है? हाँ, एक मास्टर की जो बाकी सभी अधिकारों के ताले खोलती है। इसके बिना अधिकार सिर्फ कागज पर रह जाते। समझ गया। अधिकारों की बात तो हो गई, लेकिन सरकार की जिम्मेदारियों का क्या? अगला सवाल अन्न दर्पण परियोजना के बारे में है। इसके बारे में कौन से कथन सही हैं? हाँ, इसमें कथन B और C सही हैं। B और C? जी। मतलब इसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला का आधुनिकीकरण करना है और इसे डिपो ऑनलाइन सिस्टम भी कहते हैं। कथन 1 गलत है क्योंकि ये कृषि मंत्रालय के तहत नहीं है। अच्छा।
ये खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत है। लेकिन इसका असली मकसद क्या है? सिर्फ सिस्टम को मॉडर्न बनाना? नहीं, इसका मकसद बहुत बड़ा है। इसका असली काम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस में होने वाली चोरी और अनाज की बर्बादी को रोकना। वो कैसे? देखिए, जब एफसीआई के गोदाम से लेकर राशन की दुकान तक अनाज की हर एक बोरी की ऑनलाइन ट्रैकिंग होगी तो बीच में कोई हेरफेर नामुमकिन हो जाएगा। लगभग नामुमकिन। जैसा नाम है वैसा ही काम है। अन्न दर्पण, अनाज के सफर में पूरी पारदर्शिता। बहुत बढ़िया। तो हमने अर्थव्यवस्था, इतिहास, संविधान और गवर्नेंस की बात कर ली। अब एक बिल्कुल अलग फील्ड से आखिरी सवाल। जी, परावैद्युतांक यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का आयाम क्या है? इसका कोई आयाम नहीं होता। ये एक आयामहीन मतलब डायमेंशनलेस राशि है। हमें समझाएंगी? जरूर। इसको ऐसे समझिए कि हवा या वैक्यूम में बिजली के बल का असर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। लेकिन अगर आप बीच में कोई और चीज रख दें, जैसे पानी या कांच, तो वो उस असर को थोड़ा कम कर देती है। सोख लेती है एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। तो परावैद्युतांक यही मापता है कि कोई चीज बिजली के असर को वैक्यूम के मुकाबले कितना गुना कमजोर करती है। अच्छा, तो ये बस एक तुलना है। बिल्कुल। और चूंकि यह एक ही जैसी दो ताकतों का अनुपात है, तो सारी यूनिट्स आपस में कट जाती हैं। और कोई आयाम नहीं बचता? जी, कोई आयाम नहीं बचता। M0, L0, T0। समझ गया। तो ये थे सीजीपीएससी के 5 सवाल जो हमें अर्थव्यवस्था से लेकर भौतिकी तक की एक यात्रा पर ले गए। और अब हमेशा याद रहेगा। चलिए, भौतिकी से निकलकर अब इतिहास की दुनिया में चलते हैं। अगला सवाल, प्रश्न 11 था, देवनिमोरी स्तूप कहाँ स्थित है? जी, और विकल्प थे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात। सही जवाब है डी, गुजरात। देवनिमोरी स्तूप, मैंने इसके बारे में ज्यादा सुना नहीं है। ये गुजरात के साबरकांठा जिले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्ध पुरातात्विक स्थल है। असल में 1960 के दशक में जब यहाँ खुदाई हुई तो एक ऐसा कास्केट मिला जिसमें माना जाता है कि स्वयं गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेष रखे थे। सच में, ये तो बहुत बड़ी खोज है। तो क्या ये सांची या सारनाथ के स्तूपों जितना ही महत्वपूर्ण हुआ? ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से बिल्कुल। इस खोज ने गुजरात को बौद्ध धर्म के नक्शे पर एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। बाकी विकल्प जैसे आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा और अमरावती हैं, पर देवनिमोरी की विशिष्ट पहचान गुजरात से ही है। बहुत दिलचस्प। इतिहास की इन गहराइयों से निकलकर अब जरा आज की दुनिया में आते हैं। प्रश्न 12 था, पीएम आशा योजना किसके कल्याण से संबंधित है? विकल्प थे महिला, दिव्यांग, किसान और छात्र। इसका सही उत्तर है सी, किसान। और यहाँ तो योजना के नाम में ही इसका जवाब छुपा है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। जी, अन्नदाता और आय संरक्षण, ये शब्द ही साफ कर देते हैं कि यह योजना किसानों के लिए है। ये तो ठीक है, लेकिन मेरा एक सवाल है, सरकार को ऐसी योजना की जरूरत ही क्यों पड़ी? न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की व्यवस्था तो पहले से ही है। बहुत ही अच्छा सवाल है, और यही इस योजना का सार है। देखें, सरकार एमएसपी तो घोषित कर देती है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि अक्सर सभी किसानों को एमएसपी पर अपनी फसल बेचने का मौका नहीं मिल पाता। अच्छा, मंडियों में कीमतें नीचे चली जाती हैं। बिल्कुल। पीएम आशा इसी गैप को भरने की एक कोशिश है। इसके तहत ये सुनिश्चित किया जाता है कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले, भले ही बाजार में दाम कम हो। तो ये एमएसपी को मजबूत करने वाला एक सुरक्षा कवच है एक तरह से। यानी ये एक तरह का प्लान बी है किसानों के लिए। ये समझना बहुत जरूरी था। चलिए, अब जनजातियों से जुड़े प्रश्न पर आते हैं। सवाल नंबर 13 था, इनमें से कौन सी जनजाति मध्य भारतीय क्षेत्र की नहीं है? हाँ, और विकल्प थे बैगा, कादर, मुरिया और खारिया। सही जवाब है बी, कादर। इस सवाल में ध्यान देने वाला शब्द है नहीं है। परीक्षक ये जानना चाहता है कि क्या उम्मीदवार को भारत के जनजातीय भूगोल की समझ है। तो बैगा, मुरिया और खारिया, ये तीनों ही जनजातियां मुख्य रूप से मध्य भारत के राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में पाई जाती हैं। अच्छा, तो कादर जनजाति दक्षिण भारत से है। ये तो मेरे लिए भी नई जानकारी है। जी, कादर जनजाति मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु के सीमावर्ती जंगलों में, खासकर पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में निवास करती है। वे एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजी हैं। तो ये सवाल सिर्फ तथ्यों का नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता की समझ का भी परीक्षण है। बिल्कुल। अब विज्ञान का एक और दिलचस्प सवाल देखते हैं। प्रश्न 14,
अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों का सही जोड़ा कौन सा है? सही जवाब है बी, Cu2+ और Gd। ये सवाल थोड़ा तकनीकी लगता है। हाँ, थोड़ा है। इसे समझने के लिए इन पदार्थों के व्यवहार को जानना होगा। अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक पदार्थ वे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ हल्के से आकर्षित होते हैं, पर जैसे ही आप चुंबकीय क्षेत्र हटाते हैं वे अपना चुंबकत्व खो देते हैं। एक मिनट, तो आसान भाषा में कहें तो पैरामैग्नेटिक एक अस्थायी दोस्त जैसा है जो चुंबक के पास आने पर ही दोस्ती दिखाता है। बहुत बढ़िया उपमा है, बिल्कुल यही बात है। और इसी तर्क से लौह चुंबकीय या फेरोमैग्नेटिक पदार्थ एक पक्का दोस्त है जो मजबूती से आकर्षित होता है और दूर जाने पर भी अपना चुंबकत्व नहीं छोड़ता, जैसे लोहा और यहाँ विकल्प में गैडोलिनियम Gd। तो फिर बाकी विकल्प गलत क्यों है? जैसे ए में H2O और Fe है। अच्छा सवाल। विकल्प ए में H2O यानी पानी असल में प्रतिचुंबकीय है। ये आकर्षित नहीं होता बल्कि हल्का सा दूर भागता है। विकल्प सी में MnO प्रतिलौह चुंबकीय है, जो एक अलग ही कहानी है। और विकल्प डी में चीजें तो सही हैं पर उनका क्रम गलत है, जो सवाल में पूछे गए क्रम के ठीक उल्टा है। क्या बात है, एक सवाल के जरिए चुंबकत्व के 4 प्रकार समझ में आ गए। अब आधुनिक इतिहास की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 15। 1857 की क्रांति के वे 2 महान नेता कौन थे जो नेपाल भाग गए थे? सही जवाब है डी, नाना साहेब और बेगम हजरत महल। जी, ये 1857 के विद्रोह के दमन के बाद की एक दुखद लेकिन महत्वपूर्ण घटना है। जब अंग्रेजी सेना ने विद्रोह को क्रूरता से कुचलना शुरू किया तो कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहेब और अवध में कमान संभालने वाली बेगम हजरत महल दोनों ने नेपाल के तराई जंगलों में शरण ली। तो क्या उनके बारे में इसके बाद कुछ पता नहीं चला? इतिहास में ऐसे कई नायक हैं जिनकी कहानी अधूरी रह गई। काफी हद तक ये सच है। उनके अंतिम दिनों के बारे में बहुत पुख्ता जानकारी नहीं है। माना जाता है कि दोनों की मृत्यु नेपाल में ही गुमनामी में हुई। वाकई। चलिए अब और पीछे प्राचीन भारत में चलते हैं। प्रश्न 16 था, आहाड़ या बनास संस्कृति किस संस्कृति की समकालीन थी? और इसका सही उत्तर है ए, हड़प्पा संस्कृति। आहाड़ बनास संस्कृति, जो मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी राजस्थान में फली फूली, एक ताम्रपाषाणिक यानी कैलकुलेथिक संस्कृति थी। मतलब वे तांबे और पत्थर दोनों के औजारों का इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल, और उनका समय लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच था, जो कि परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के कालखंड से मेल खाता है। तो समकालीन का मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के साथ व्यापार करते थे या बस एक ही टाइम पीरियड में अलग अलग जगहों पर मौजूद थे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। समकालीन का मतलब हमेशा सीधा संपर्क नहीं होता। इस मामले में वे एक ही समय में मौजूद 2 अलग-अलग संस्कृतियां थी। हड़प्पा एक शहरी कांस्य युगीन सभ्यता थी, जबकि आहाड़ बनास संस्कृति ज्यादातर ग्रामीण थी। अच्छा, तो बाकी विकल्प तो समय के हिसाब से बहुत दूर हैं। जी, मौर्य, गुप्त और मुगल काल तो इसके हजारों साल बाद आते हैं। ठीक है, अब भारतीय राजनीति से जुड़ा एक सीधा सा सवाल। प्रश्न 17। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सही जवाब है डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये एक तथ्यात्मक प्रश्न है। सरदार पटेल 1947 से 1950 तक भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे। इस पर मेरा एक सवाल है, ये उप प्रधानमंत्री का पद, क्या ये एक संवैधानिक पद है जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का होता है? बेहतरीन सवाल। और इसका जवाब है कि नहीं, ये पद संवैधानिक नहीं है। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। यह पूरी तरह से एक राजनीतिक पद है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक वरिष्ठ नेता को सम्मान देने या राजनीतिक समीकरण साधने के लिए होता है? बिल्कुल। उप प्रधानमंत्री के पास कैबिनेट मंत्री जितनी ही शक्तियां होती हैं, लेकिन यह पद उन्हें प्रधानमंत्री के बाद नंबर 2 की हैसियत देता है। ये जानना बहुत जरूरी था। चलिए अब खेल जगत की ओर चलते हैं। प्रश्न 18 एशिया प्रशांत बधिर खेल 2024 के बारे में था और इसमें कई कथन दिए गए थे। सही विकल्प था बी, यानी केवल कथन बी और सी सही है। जी, ऐसे प्रश्नों में हमें हर कथन को ध्यान से जांचना होता है। कथन ए कहता है कि यह 11वां संस्करण था, जो कि गलत है। यह 10वां संस्करण था। कथन बी कहता है कि भारत को 5वां स्थान मिला। ये बिल्कुल सही है। भारत ने 55 पदक जीतकर 5वां स्थान हासिल किया था, जो एक शानदार प्रदर्शन था। बेशक। कथन सी में भारतीय टीम के प्रदर्शन का विवरण है, जो सही है। और कथन डी तो पूरी तरह से गलत है कि भारत ने भाग नहीं लिया।
इसलिए केवल बी और सी ही सही हैं। सही है। अब संविधान से जुड़ा एक और तकनीकी सवाल, प्रश्न 19, वो कौन सा अनुच्छेद है जो कहता है कि यदि कोई मंत्री लगातार 6 महीने तक संसद का सदस्य नहीं है तो वो मंत्री नहीं रहेगा? इसका सही उत्तर है ए, अनुच्छेद 75(5). भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित है और इसी का खंड 5 ये महत्वपूर्ण नियम निर्धारित करता है। ये हमारे लोकतंत्र का एक आधारभूत सिद्धांत है ना, कि कार्यपालिका को विधायिका के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। बिल्कुल। ये नियम सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति बिना जनता का प्रतिनिधि बने लंबे समय तक सत्ता में ना रह सके। क्या भारतीय राजनीति में हाल फिलहाल का कोई ऐसा मामला याद आता है जहां ये नियम लागू हुआ हो? हाँ, ऐसे उदाहरण हैं, खासकर राज्य स्तर पर जहां अनुच्छेद 164(4) लागू होता है। अक्सर किसी गैर विधायक को मुख्यमंत्री या मंत्री बना दिया जाता है, फिर उसे 6 महीने के भीतर चुनाव जीतना होता है। कई बार ऐसा नहीं हो पाता और उन्हें पद छोड़ना पड़ता है। ये प्रावधान लोकतंत्र में जवाबदेही के लिए सच में बहुत जरूरी है। चलिए अब इस चर्चा के आखिरी सवाल पर आते हैं। प्रश्न 20, एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं? और विकल्प हैं प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और अपघटक। सही जवाब है ए, प्राथमिक उत्पादक। ये तो पारिस्थितिकी का एक बहुत ही बुनियादी कॉन्सेप्ट है। जी, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक खाद्य श्रृंखला से होता है और इस पूरी श्रृंखला की नींव हरे पौधे ही रखते हैं। वे प्रकाश संश्लेषण के जरिए सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो उत्पादक का मतलब जो अपना भोजन खुद प्रोड्यूस करे? बिल्कुल। इसे एक कंपनी की तरह सोचिए। हरे पौधे यानी प्रोड्यूसर्स वो फैक्ट्री हैं जो कच्चा माल जैसे धूप और पानी इस्तेमाल करके प्रोडक्ट यानी ऊर्जा बनाते हैं। अच्छा उदाहरण है। और प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स वो पहले ग्राहक हैं जो सीधे फैक्ट्री से माल खरीदते हैं, मतलब शाकाहारी जीव जो पौधों को खाते हैं, जैसे हिरण। सही। और द्वितीयक उपभोक्ता वे बड़े डीलर हैं जो इन ग्राहकों से माल लेते हैं, यानी मांसाहारी जीव जैसे शेर। और आखिर में आते हैं अपघटक, डिकम्पोजर्स, जो कंपनी के रिसाइकलिंग डिपार्टमेंट की तरह हैं, जो मृत जीवों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं। एकदम सही, ताकि फैक्ट्री फिर से कच्चा माल इस्तेमाल कर सके। ये कंपनी वाला उदाहरण तो शानदार है। इससे पूरी खाद्य श्रृंखला एक बार में ही साफ हो गई। तो ये थे प्रश्न 10 से 20 तक के हमारे विश्लेषण। तो चलिए आज हम छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी CGPSC 2025 के पेपर में आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21 से 30 तक। जी बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल ये इतिहास से है। सवाल है कि विजयनगर शासक देवराय द्वितीय के दरबार में फारसी राजदूत के रूप में कौन आया था? विकल्प हैं बारबोसा, निकोलो डी कॉन्टी, अफानासी निकितिन और अब्दुल रज़ाक। तो इसका सही जवाब है डी, अब्दुल रज़ाक। ये 15वीं सदी में फारस के तैमूरी राजवंश के राजदूत बनकर आए थे। अच्छा। पर देखिए दिलचस्प बात सिर्फ ये नहीं है कि वो आए थे। असली बात ये है कि उन्होंने यहाँ आकर जो कुछ देखा और लिखा वो हमारे लिए खजाने जैसा है। खजाना मतलब ऐसा क्या खास लिखा उन्होंने? सोचिए, उन्होंने अपने वृतांत में लिखा कि विजयनगर शहर इतना बड़ा था कि उसकी 7 दीवारों से किलेबंदी थी। 7 दीवारें? हाँ, और वहां के बाजारों में हीरे जवाहरात मतलब ऐसे ही खुले में बिकते थे जैसे कोई आम चीज हो। तो ये बातें हमें उस दौर की एक तस्वीर देती हैं कि साम्राज्य कितना समृद्ध रहा होगा। वाकई। तो फिर ये जो बाकी के नाम हैं, निकोलो डी कॉन्टी, बारबोसा, ये क्यों गलत हैं? देखिए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण यात्री थे, पर उनका समय और संदर्भ अलग था। जैसे निकोलो डी कॉन्टी, वो एक इतालवी यात्री थे। वो आए तो थे विजयनगर, लेकिन देवराय द्वितीय से पहले, देवराय प्रथम के समय में। ओह, टाइमिंग का फर्क है। बिल्कुल। और बारबोसा तो पुर्तगाली थे और वो काफी बाद में कृष्णदेवराय के समय आए। तो सवाल की जो शर्त है, देवराय द्वितीय और फारसी राजदूत, उस पर सिर्फ अब्दुल रज़ाक ही खरे उतरते हैं। समझ गया। चलिए अब इतिहास से निकलकर आज के दौर में आते हैं, टेक्नोलॉजी पर। अगला सवाल है कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को तेज करने के लिए कौन सी मेमोरी इस्तेमाल होती है? जी। विकल्प है कैश मेमोरी, रैम या रोम। इसका सही जवाब है ए, कैश मेमोरी। इसे आप ऐसे समझिए कि ये CPU का पर्सनल असिस्टेंट है। पर्सनल असिस्टेंट? हाँ,
ये सीपीयू और मुख्य मेमोरी यानी रैम के बीच में बैठती है। साइज में छोटी होती है पर बहुत ही तेज। इसका काम है उन चीजों को याद रखना जिनकी जरूरत सीपीयू को बार बार पड़ती है। अच्छा, तो ये कुछ वैसा ही है जैसे हम फोन पर कोई ऐप बार बार खोलते हैं तो वो अगली बार ज्यादा जल्दी खुल जाता है। क्या वो भी कैश का ही कमाल है? बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। ये एक शॉर्टकट की तरह काम करती है। सीपीयू को जब कोई डेटा चाहिए तो वो पहले अपने इस तेज असिस्टेंट यानी कैश से पूछता है। हाँ। अगर डेटा वहीं मिल गया तो उसे रैम तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती और इसी से स्पीड बढ़ जाती है। और रैम और रोम में क्या फर्क है फिर? रैम तो वॉलेटाइल है, मतलब बिजली गई तो डेटा गया। वहां कंप्यूटर का सारा मौजूदा काम होता है। और रोम वो नॉन वॉलेटाइल है। उसमें कंप्यूटर को शुरू करने के लिए जो जरूरी निर्देश हैं वो स्थायी रूप से स्टोर होते हैं। ठीक है, समझ गया। चलिए अब टेक्नोलॉजी से निकलकर जरा पहाड़ों की सैर करते हैं। भूगोल का एक सवाल, इनमें से कौन सी हिमालय चोटी भारत में नहीं है? कामेत, धौलागिरी, नामचा बरवा या नंगा पर्वत? यहाँ सही उत्तर है बी, धौलागिरी। धौलागिरी। जी, ये पर्वत श्रृंखला पूरी तरह से नेपाल के अंदर है तो दुनिया के सबसे ऊंची पहाड़ों में से एक, पर इसकी जमीन भारत की सीमा में नहीं आती। ये तो ठीक है, पर मुझे हमेशा नमचा बरवा और नंगा पर्वत को लेकर एक छोटा सा कंफ्यूजन रहता है। इन्हें हिमालय का पूर्वी और पश्चिमी किनारा क्यों कहते हैं? क्या हिमालय वहां आके मुड़ जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में हिमालय एक बहुत बड़े चाप, एक आर्क की तरह फैला हुआ है। अच्छा। तो नंगा पर्वत उस चाप के सबसे पश्चिमी छोर पर एक बड़ा मोड़ है और नामचा बरवा सबसे पूर्वी छोर का मोड़ है। यहाँ से हिमालय दक्षिण की तरफ घूम जाता है। तो ये दो चोटियां उस महान हिमालय चाप के दो एंकर पॉइंट्स की तरह हैं। वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। और कामेत? कामेत तो पूरी तरह उत्तराखंड में है, इसलिए वो तो भारतीय चोटी है ही। चलिए अब पहाड़ों से उतरकर कला और संस्कृति की दुनिया में चलते हैं। सवाल है, नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? विश्वनाथ, भामह, भरत मुनि या भवभूति? इसका श्रेय जाता है सी, भरत मुनि को। और देखें, नाट्यशास्त्र सिर्फ एक किताब नहीं है, ये प्रदर्शन कलाओं का एक तरह से विश्वकोश है। विश्वकोश। हाँ, इसमें नाटक, नृत्य, संगीत से लेकर मंच कैसा हो, वेशभूषा कैसी हो, यहाँ तक कि दर्शकों को कैसा महसूस होना चाहिए, इसका भी विज्ञान है, जिसे हम आज रस सिद्धांत कहते हैं। हाँ, नवरस। बिल्कुल। क्रोध, करुणा, हास्य जैसे भाव कैसे पैदा किए जाएं, उसकी नींव इसी ग्रंथ में रखी गई है। क्या नाट्यशास्त्र के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं? मतलब क्या आज के सिनेमा या थिएटर में भी इनका कोई असर दिखता है? बिल्कुल दिखता है। हो सकता है आज कोई डायरेक्टर सीधे नाट्यशास्त्र खोलकर फिल्म न बना रहा हो, लेकिन भारतीय अभिनय में रस और भाव की जो समझ है वो यहीं से आई है। अच्छे एक्टर्स को आज भी नवरस की ट्रेनिंग दी जाती है। तो हाँ, भरत मुनि का प्रभाव आज भी जीवित है। अद्भुत। चलिए अब कला से निकलकर उस चीज पर आते हैं जो सब कुछ चलाती है, अर्थव्यवस्था। सवाल है कि चेलैया समिति की सिफारिशों के आधार पर किस क्षेत्र में सुधार हुए थे? मौद्रिक नीति, व्यापार नीति, विदेशी विनिमय नीति या फिर कर नीति? इसका सीधा संबंध है डी, कर नीति यानी टैक्स पॉलिसी से। 90 के दशक की शुरुआत में भारत का टैक्स सिस्टम बहुत ही जटिल था। हाँ, वो तो सुना है। तब सरकार ने अर्थशास्त्री राजा चेलैया की अध्यक्षता में ये समिति बनाई थी, जिसका काम था इस जाल को सुलझाना। तो उन्होंने टैक्स सिस्टम को सरल बनाने की बात कही, लेकिन सुनने में तो ये बड़ा सीधा लगता है। फिर भारत में टैक्स सुधार करना इतना मुश्किल क्यों माना जाता है? ये बहुत गहरा सवाल है। समस्या दोनों स्तरों पर है। एक तो प्रक्रियात्मक रूप से भारत इतना बड़ा देश है कि सबके लिए काम करने वाला एक सिस्टम बनाना ही एक चुनौती है। सही बात है। पर उससे भी बड़ी चुनौती राजनीतिक है। कोई भी सरकार टैक्स बढ़ाने का जोखिम नहीं लेना चाहती और टैक्स में कोई भी बदलाव सीधा वोट बैंक पर असर डालता है। सही बात है। चलैया समिति ने इन्हीं मुश्किलों के बीच एक रास्ता सुझाया था। टैक्स की दरें कम करो, लेकिन उसका दायरा बढ़ाओ। अच्छा। इसी सोच ने बाद के टैक्स सुधारों की नींव रखी। यानी ये सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं, राजनीति भी है। चलिए, जब राजनीति की बात हो रही है तो सीधे संविधान पर आते हैं। अगला सवाल एक अनुच्छेद से जुड़ा है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल से पास हुए किसी बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है और इसका जिक्र है बी, अनुच्छेद 200 में। अनुच्छेद 200।
जी, यह अनुच्छेद राज्यपाल को 3 विकल्प देता है। सहमति दो, सहमति रोक लो या फिर उसे राष्ट्रपति के पास भेज दो। यह हमारे संघीय ढांचे में एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। सेफ्टी वॉल्व, इसका क्या मतलब हुआ? क्या इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है? बिल्कुल। इसका उद्देश्य तो ये है कि कोई राज्य ऐसा कानून न बना दे जो संविधान के खिलाफ हो। लेकिन हाँ, आलोचक कहते हैं कि कई बार केंद्र सरकार राज्यपाल के जरिए इस शक्ति का इस्तेमाल राज्य सरकारों पर दबाव बनाने के लिए करती है। तो ये केंद्र और राज्य संबंधों के नाजुक संतुलन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अब कुछ समसामयिक मामलों पर आते हैं। एक साथ चुनाव पर जो उच्च स्तरीय समिति बनी थी, उसका सदस्य इनमें से कौन नहीं था? जी, डॉक्टर नितिन चंद्रा, डॉक्टर सुभाष सी कश्यप, श्री तुषार मेहता या श्री N.K. सिंह? देखिए, इस तरह के सवालों में ताज़ा जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इसका सही जवाब ए डॉक्टर नितिन चंद्रा है। अच्छा। बाकी तीनों नाम डॉक्टर सुभाष कश्यप, तुषार मेहता और N.K. सिंह इस समिति से जुड़े रहे हैं। पर मेरी सलाह हमेशा यही रहेगी कि ऐसी समितियों से जुड़े सवालों के लिए परीक्षा से ठीक पहले सरकारी वेबसाइट पर सदस्यों की लिस्ट एक बार जरूर देख लेनी चाहिए। बिल्कुल सही सलाह। अब बजट की बात करते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार ने 7 प्राथमिकताएं तय की थीं। इन 7 प्राथमिकताओं को क्या नाम दिया गया? इन्हें नाम दिया गया था बी सप्तर्षि। सप्तर्षि। जी, और ये सिर्फ एक आकर्षक नाम नहीं था, इसके पीछे एक सोच थी। जैसे सप्तर्षि आकाश में ध्रुव तारे की ओर इशारा करते हैं, वैसे ही ये 7 प्राथमिकताएं अमृतकाल में भारत का मार्गदर्शन करेंगी। ये बजट की तकनीकी बातों को आम लोगों के लिए आसान और यादगार बनाने का एक तरीका था। सही है। अब मनोरंजन जगत से एक सवाल। 96वें अकेडमी पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर किसे मिला? द होल्डओवर्स, बार्बी, ओपेनहाइमर या एनाटॉमी ऑफ ए फॉल? ये खिताब गया ओपेनहाइमर के नाम। उस साल इस फिल्म की बहुत चर्चा थी और इसने लगभग सभी बड़े पुरस्कार जीते। लेकिन उस साल बार्बी की भी तो बहुत चर्चा थी। वो बार्बेनहाइमर का पूरा ट्रेंड चल रहा था, फिर भी ऑस्कर ओपेनहाइमर को ही क्यों मिला? देखिए, बार्बी एक सांस्कृतिक घटना थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अकेडमी पुरस्कार यानी ऑस्कर्स अक्सर फिल्म बनाने की कला, उसकी गंभीरता और निर्देशन की बारीकियों को ज्यादा महत्व देते हैं। अच्छा। क्रिस्टोफर नोलन ने जिस बड़े पैमाने पर ओपेनहाइमर को बनाया, उसका निर्देशन, अभिनय, विषय की गंभीरता, इन सब ने मिलकर उसे पुरस्कारों की दौड़ में सबसे आगे कर दिया। समझ गया। चलिए, अब आज का आखिरी सवाल, जो फिर से संविधान से है। जी, कौन सा संवैधानिक संशोधन ये तय करता है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती? ये है 91वां संशोधन जो 2003 में आया था। ये भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा सुधार था। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या पहले मंत्री कितने भी हो सकते थे? हाँ, और होते भी थे। 90 के दशक में जब गठबंधन सरकारों का दौर था, तो सरकार बचाने के लिए हर दूसरे विधायक को मंत्री पद दे दिया जाता था। अच्छा। कुछ राज्यों में तो 90-100 मंत्रियों वाले जंबो मंत्रिमंडल बन गए थे। इससे न सिर्फ सरकारी खजाने पर बोझ पड़ता था, बल्कि ये दल बदल को भी बढ़ावा देता था। यह संशोधन उसी राजनीतिक संस्कृति पर एक जरूरी रोक थी। तो अगर हम अनुच्छेद 200 और 91वें संशोधन को एक साथ देखें, तो ये दोनों ही उदाहरण हैं कि कैसे हमारा संविधान सत्ता के गलत इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला। एक तरफ केंद्र और राज्य की शक्तियों में संतुलन, तो दूसरी तरफ सरकार के अपने आकार पर भी एक सीमा। यही हमारे संविधान की खूबसूरती है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा प्रश्न संख्या 21 से 30 पर। और जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। कि इन प्रतियोगी परीक्षाओं का मतलब सिर्फ सही जवाब पर टिक लगाना है, या फिर हर गलत विकल्प के पीछे की कहानी को समझना ही असली तैयारी है? इस पर सोचना चाहिए। बिल्कुल, सोचने वाली बात है। 25 के पेपर में और बात करेंगे प्रश्न संख्या 31 से 40 की। हाँ, और ये सवाल सिर्फ तथ्य नहीं है, इनमें दर्शन, इतिहास, संविधान सब कुछ मिला हुआ है। बिल्कुल। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला सवाल दर्शन से ही जुड़ा है। प्रश्न है, न्याय दर्शन में ज्ञान का पर्यायवाची क्या है? और विकल्प हैं ए कॉग्निशन, बी एप्रीहेंशन, सी दोनों ए और बी, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी, मतलब दोनों। न्याय दर्शन में न कॉग्निशन और एप्रीहेंशन
दोनों को ही ज्ञान या बुद्धि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, मतलब ये बस अलग-अलग शब्द हैं एक ही चीज के लिए। हाँ, एक तरह से असल में न्याय दर्शन का पूरा जोर प्रमाण पर होता है। प्रमाण यानी वैध ज्ञान का स्रोत। बिल्कुल, मतलब आप किसी भी निष्कर्ष पर तभी पहुंच सकते हैं जब आपके पास ठोस प्रमाण हो। तो कॉग्निशन और एप्रीहेंशन दोनों ही उस प्रक्रिया का हिस्सा है जिससे हमें वैध ज्ञान मिलता है। दिलचस्प है। चलिए अब दर्शन से इतिहास की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अकबर से जुड़ा है। अच्छा। अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसे प्रदान की थी? विकल्प हैं ए जिनचंद्र सूरी, बी हीर विजय सूरी, सी शांति चंद्र या डी बीरबल। ये उपाधि दी गई थी बी हीर विजय सूरी को। वो एक बहुत ही सम्मानित जैन साधु थे। हाँ, और ये सिर्फ एक उपाधि देना नहीं था, है ना? ये अकबर की जो सुलह कुल की नीति थी। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक कदम था। मतलब एक संदेश देना था। हाँ, एक संदेश देना कि साम्राज्य में सभी धर्मों का सम्मान है। हीर विजय सूरी को जगत गुरु कहना या इबादत खाना में अलग-अलग धर्मों के विद्वानों को बुलाना, ये सब गैर मुस्लिम प्रजा को एक तरह से अपनापन महसूस कराने का तरीका था। तो बीरबल क्यों नहीं? वो तो सबसे करीबी थे। बीरबल सलाहकार थे, नवरत्नों में से एक थे, बेहद बुद्धिमान, पर उनका कार्यक्षेत्र राजनीतिक और प्रशासनिक था, आध्यात्मिक नहीं। ये एक आध्यात्मिक उपाधि थी। समझ गया। चलिए फिर से दर्शन पर लौटते हैं। अगला सवाल है, चेतन शरीर ही आत्मा है, ये किसने कहा है? ये बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। विकल्प हैं ए नागार्जुन, बी चारवाक, सी मीमांसा और डी असंग। ये कहा है बी चारवाक ने। इस दर्शन को लोकायत भी कहते हैं। लोकायत मतलब जो सिर्फ लोक या दुनिया की बात करे। एकदम। चारवाक एक तरह से अपने समय के विद्रोही थे। जब बाकी सब आत्मा परमात्मा की बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा जो दिखता है वही सच है। मतलब शरीर खत्म तो चेतना भी खत्म, कोई आत्मा नहीं। बिल्कुल यही। उनका तर्क था कि जैसे गुड़ और कुछ चीजों को मिलाने से शराब में नशा पैदा हो जाता है जो उन चीजों में अलग-अलग नहीं होता, अच्छा, वैसे ही शरीर के भौतिक तत्वों से चेतना पैदा होती है। ये बाकी विकल्पों से एकदम अलग है। नागार्जुन शून्यता की बात करते हैं, मीमांसा कर्म कांड और आत्मा को मानता है और असंग तो चेतना को ही परम सत्य मानते हैं। चारवाक इन सब के ठीक उल्ट थे। वाकई बहुत अलग दृष्टिकोण है। अब आते हैं भूगोल और जनगणना पर। भारत में जनसंख्या के आकार के आधार पर शहरों का वर्गीकरण कितनी श्रेणियों में है? विकल्प ए 03, बी 04, सी 05 या डी 06। इसका सही उत्तर है डी 06। मतलब 6 श्रेणियां। 6? मुझे लगा था कि शायद 3 या 4 होंगी, जैसे बड़े, मध्यम और छोटे शहर। 6 की क्या जरूरत पड़ गई? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये वर्गीकरण सिर्फ आंकड़ों के लिए नहीं है। इसका सीधा असर विकास की योजनाओं पर पड़ता है। अच्छा, कैसे? सरकार की योजनाएं जैसे कि स्मार्ट सिटीज मिशन या अमृत इसी वर्गीकरण पर निर्भर करती हैं। एक मेट्रोपॉलिटन सिटी जिसकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है, उसकी जरूरतें जैसे मेट्रो रेल या बड़े फ्लाईओवर? वो जरूरतें एक टाउन से बिल्कुल अलग होती हैं जिसकी आबादी सिर्फ 20,000 से 1 लाख के बीच है। और बाकी की श्रेणियां कौन सी हैं? 3 और खास श्रेणियां हैं। सेंसस टाउन, जो कागजों में तो गांव है पर लक्षण शहर वाले हैं। फिर आउटग्रोथ, जो किसी शहर से सटा हुआ शहरी इलाका होता है। और अर्बन एग्लोमरेशन, जो कई शहरों का एक विशाल समूह होता है। तो ये बारीक वर्गीकरण योजनाओं को सही जगह पहुंचाने में मदद करता है। एकदम। चलिए आंकड़ों से जुड़े एक और सवाल पर चलते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान के बारे में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी ISI के संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक थे CPC महालनोबिस। ओ, महालनोबिस, ये वही है ना जिन्होंने भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया था, भारी उद्योगों वाला? बिल्कुल सही, क्या बात है। वही महालनोबिस मॉडल। उन्होंने ही भारत के शुरुआती औद्योगिक विकास की नींव रखी। वो सिर्फ एक सांख्यिकीविद नहीं थे, एक दूरदर्शी योजनाकार थे। और उनका महालनोबिस डिस्टेंस वाला फॉर्मूला तो आज भी डेटा साइंस में इस्तेमाल होता है। हाँ बिल्कुल। बाकी नाम भी बड़े अर्थशास्त्री हैं जैसे VKRV राव, लेकिन ISI की स्थापना का श्रेय महालनोबिस को ही जाता है। अगला प्रश्न एक और संस्थापन से जुड़ा है। भारत में जनजातीय मामलों के मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? वर्ष हैं ए 1991, बी 1995, सी 1999 या डी 2001।
इसकी स्थापना हुई थी सी 1999 में। अच्छा, 1999 में। तो मतलब पहले ये एक अलग मंत्रालय नहीं था? नहीं, 1999 से पहले जनजातीय मामलों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ही देखता था। तो फिर इसे अलग क्यों किया गया? क्योंकि ये महसूस किया गया कि भारत के जनजातीय समुदायों की संस्कृति, उनकी समस्याएं, उनकी ज़रूरतें बहुत अलग हैं। उन्हें एक फोकस्ड अप्रोच की ज़रूरत थी। इसलिए एक अलग मंत्रालय बनाया गया ताकि उनके विकास की योजनाएं ज़्यादा असरदार हों। यानी शक्तियों और जिम्मेदारियों का विशेषीकरण। चलिए, शक्तियों के बंटवारे पर ही अगला सवाल देखते हैं, जो संविधान से है। अवशिष्ट विषय या रेजिड्यूअरी सब्जेक्ट्स क्या हैं? विकल्प हैं: ए, राज्य सूची में शामिल विषय; बी, समवर्ती सूची में शामिल विषय; सी, किसी भी सूची में शामिल नहीं किए गए विषय; या डी, संघ सूची में शामिल विषय। तो इसका सही जवाब है सी, किसी भी सूची में शामिल नहीं किए गए विषय। तो हमारे संविधान निर्माता बहुत दूरदर्शी थे। बहुत ज्यादा। उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में किया: संघ, राज्य और समवर्ती। लेकिन उन्हें पता था कि भविष्य में ऐसे विषय भी आ सकते हैं जिनके बारे में वो सोच भी नहीं सकते। जैसे 1950 में कौन सोच सकता था कि साइबर कानून, स्पेस टूरिज्म या जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे विषय आएंगे। सही बात है। तो उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 248 में कह सकते हैं कि एक सुरक्षा वॉल्व बनाया। इसके तहत कोई भी विषय जो इन तीनों सूचियों में नहीं है, उस पर कानून बनाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ केंद्र की संसद के पास होगी। लेकिन क्या इससे केंद्र बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं हो जाता? मान लीजिए कल को कोई बहुत जरूरी विषय सामने आता है, तो उसमें राज्यों की कोई भूमिका ही नहीं होगी। ये तो संघवाद की भावना के थोड़ा खिलाफ लगता है। हाँ, ये एक क्लासिक बहस है। संघवाद पर चर्चा में मुद्दा बार बार उठता है। तर्क ये है कि देश की एकता के लिए जरूरी है कि नए विषयों पर एक राष्ट्रीय कानून हो, लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये राज्यों के अधिकारों को सीमित करता है। बहुत दिलचस्प। चलिए अब कुछ जनजातियों और उनके निवास स्थानों को मिलाते हैं। एक मिलान वाला प्रश्न है। ठीक है। सूची आई में है: ए, जारवा; बी, मुंडा; सी, भील और डी, गद्दी। और इन्हें मिलाना है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार और झारखंड से। चलिए शुरू करते हैं। ए, जारवा। ये तो अंडमान निकोबार के है ना? वो जनजाति जिनका बाहरी दुनिया से संपर्क बहुत कम है। एकदम सही। और इसीलिए वो पीवीटीजी यानी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की श्रेणी में आते हैं। तो ए का हो गया अंडमान निकोबार। ठीक है। अगला है बी, मुंडा। मुंडा जनजाति का संबंध बिरसा मुंडा से रहा है, तो ये मुख्य रूप से झारखंड में पाए जाते हैं। और भील भारत के सबसे बड़े आदिवासी समूहों में से एक है। इनकी बड़ी आबादी राजस्थान और मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ राजस्थान सही है। तो फिर बचा डी, गद्दी, जो हिमाचल प्रदेश से हैं। ये चरवाहे होते हैं जो अपनी भेड़ बकरियों के साथ पहाड़ों में प्रवास करते हैं। तो इस हिसाब से सही कोड हुआ डी। एकदम सही। चलिए प्राचीन इतिहास पर वापस लौटते हैं। किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था? विकल्प हैं: ए, चंद्रगुप्त 1; बी, समुद्रगुप्त; सी, चंद्रगुप्त 2 और डी, स्कंदगुप्त। ये उपाधि थी बी, समुद्रगुप्त की। लिच्छवी दोहित्र, इसका मतलब है लिच्छवियों की बेटी का बेटा। हाँ, पर ये सिर्फ एक पारिवारिक रिश्ता नहीं था, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। अच्छा, वो कैसे? देखिए, समुद्रगुप्त की माँ कुमार देवी उस समय के एक बहुत शक्तिशाली गणराज्य लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। गुप्त वंश उस समय एक उभरती हुई शक्ति था, जबकि लिच्छवियों का एक लंबा और प्रतिष्ठित इतिहास था। तो अपने आप को लिच्छवी दोहित्र कहकर समुद्रगुप्त अपने वंश को एक पुरानी लेजिटिमेसी दे रहे थे। बिल्कुल, ये एक शानदार ब्रांडिंग थी। उन्होंने अपने सिक्कों पर भी इसका जिक्र करवाया। इससे उनकी वैधता और प्रतिष्ठा कई गुना बढ़ गई। वाह। अब आते हैं आज के अंतिम सवाल पर। ये आधुनिक भारतीय राजव्यवस्था के एक बहुत ही विवादास्पद विषय से जुड़ा है। मैं अंदाजा लगा सकती हूँ, NJAC। बिल्कुल, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC के संबंध में कौन से कथन सही है? 4 कथन दिए गए हैं। ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश पदेन अध्यक्ष होंगे। बी, सर्वोच्च न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य होंगे। सी, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री सदस्य होंगे। और डी, 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्य होंगे। इस सवाल का सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी।
एनजीएसी का जो प्रस्तावित ढांचा था उसमें ये सभी सदस्य शामिल थे। लेकिन ये तो कभी काम ही नहीं कर पाया है ना, सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। हाँ बिल्कुल। 2015 में 99वें संविधान संशोधन के जरिए लाए गए इस आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। और टकराव का मूल बिंदु था न्यायपालिका की स्वतंत्रता। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि आयोग में कानून मंत्री और सरकार द्वारा चुने गए प्रतिष्ठित व्यक्तियों की मौजूदगी न्यायिक नियुक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप का दरवाजा खोल देगी, जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। सही कहा। दूसरी तरफ सरकार का तर्क था कि जजों की नियुक्ति सिर्फ जज ही करें ये ज्यादा पारदर्शी नहीं है और इसमें जवाबदेही होनी चाहिए। तो ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाम लोकतांत्रिक जवाबदेही की एक बड़ी बहस है। हाँ, और ये बहस आज भी चल रही है। इस प्रश्न में तो सिर्फ संरचना पूछी गई है जिसके हिसाब से चारों कथन सही हैं, लेकिन इसके पीछे का ये संवैधानिक द्वंद्व इसे एक बहुत गहरा मुद्दा बना देता है। तो ये था प्रश्न संख्या 31 से 40 का हमारा विश्लेषण। कहाँ हमने दर्शन की गहराइयों से शुरू किया और कहाँ संविधान की जटिल बहसों पर आ गए। बिल्कुल, और ये सवाल हमें याद दिलाते हैं कि एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी सिर्फ तथ्य रटना नहीं है। हाँ, ये असल में हमारे आसपास की दुनिया को और गहराई से समझने का एक जरिया है। सही कहा। आज की चर्चा के बाद ये सोचना दिलचस्प होगा कि चारवाक का भौतिकवाद आज के समाज में कैसे नजर आता है, या अकबर की सुलह कुल की नीति आज की राजनीति के लिए क्या सबक रखती है। सवाल वहीं खत्म नहीं होता, बल्कि सोचने का एक नया रास्ता खोलता है। प्रश्न संख्या 41 ये पर्यावरण से जुड़ा है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? और विकल्प हैं ए मीथेन, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी नाइट्रोजन। ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है पर जरूरी है। इसका सही जवाब है डी नाइट्रोजन। अच्छा, नाइट्रोजन? ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि हमारे वायुमंडल में तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही है, लगभग 78%। हाँ, यही तो बात है। ग्रीन हाउस गैसें वो होती हैं जो गर्मी को, मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन को सोख लेती हैं। मीथेन, CFCs और CO2, इन सब के मॉलिक्यूल ऐसे बने होते हैं कि वो गर्मी को पकड़ लेते हैं। एक तरह से कंबल की तरह काम करती हैं। बिल्कुल। लेकिन नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है N2, वो बहुत सरल और स्थिर होता है। वो गर्मी की ऊर्जा को नहीं सोखता, इसलिए इतनी ज्यादा मात्रा में होने के बावजूद वो ग्रीन हाउस इफेक्ट में कोई भूमिका नहीं निभाता। समझ गया। तो मात्रा से ज्यादा गैस की अपनी प्रॉपर्टी, उसका गुण ज्यादा मायने रखता है। सही। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर। प्रश्न 42 ये भूगोल और अर्थव्यवस्था दोनों से जुड़ा है। वर्ष 2023-24 में भारत में सबसे ज्यादा लौह अयस्क यानी आयरन ओर का उत्पादक राज्य कौन सा था? और विकल्प है ए ओडिशा, बी कर्नाटक, सी छत्तीसगढ़ और डी झारखंड। ये चारों ही बहुत बड़े उत्पादक हैं। हाँ, कंफ्यूजन हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन 2023-24 के आंकड़ों के हिसाब से सही जवाब है ए ओडिशा। ओडिशा काफी समय से इस मामले में सबसे आगे रहा है। तो ओडिशा में ऐसा क्या खास है? मतलब भंडार ज्यादा हैं या क्वालिटी बेहतर है? दोनों ही बातें हैं। ओडिशा के मयूरभंज और केंदुझर जैसे इलाकों में देश के सबसे बड़े और सबसे अच्छी क्वालिटी वाले लौह अयस्क के भंडार मौजूद हैं। अच्छा, पर मुझे याद है कि कर्नाटक भी कभी इस दौड़ में बहुत आगे हुआ करता था। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। कर्नाटक का बेल्लारी क्षेत्र एक जमाने में बहुत बड़ा हब था, लेकिन वहां अवैध खनन और पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं के कारण सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रोक लगाई थी। ओह हाँ। उसका असर उत्पादन पर पड़ा। हालांकि अब हालात सुधरे हैं, पर ओडिशा ने तब तक एक बड़ी बढ़त बना ली थी। तो ओडिशा के बाद आमतौर पर छत्तीसगढ़, कर्नाटक और फिर झारखंड आते हैं। यानी ये सिर्फ भूगोल का नहीं बल्कि सरकारी नीतियों और पर्यावरण का भी सवाल है। एकदम। चलिए अब बजट पर आते हैं। प्रश्न संख्या 43 भारत के केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का कितना प्रतिशत है? विकल्प है ए 4.9%, बी 3.9%, सी 2.9% और डी 3.5%। ये आंकड़े हमेशा याद रखने में मुश्किल होते हैं। हाँ, होते हैं। इसका सही उत्तर है ए 4.9%। राजकोषीय घाटा, इसे आसान भाषा में कैसे समझें? इसे ऐसे समझिए कि ये सरकार की आमदनी और खर्च के बीच का अंतर है।
अगर सरकार 100 रुपए कमाती है और 105 रुपए खर्च करती है तो 5 रुपए उसका राजकोषीय घाटा है। और इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को उधार लेना पड़ता है। बिल्कुल। तो 4.9% का मतलब है कि देश की कुल अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी के मुकाबले सरकार इतना उधार लेगी अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। तो क्या घाटा होना हमेशा बुरी बात है? नहीं, जरूरी नहीं। विकासशील देशों में सरकार को सड़कें, अस्पताल, स्कूल बनाने के लिए बहुत खर्च करना पड़ता है, तो थोड़ा घाटा अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जरूरी भी होता है। चुनौती बस इसे एक सीमा में रखने की होती है। समझ गया। अब अर्थव्यवस्था के भारी भरकम आंकड़ों से निकलकर दर्शन की दुनिया में चलते हैं। प्रश्न 44। बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार का कारण क्या है? और विकल्प है हाँ। विज्ञान यानी चेतना, वेदना यानी अनुभव, अविद्या यानी अज्ञान, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये थोड़ा गहरा सवाल है। हाँ, इसका सही जवाब है सी, अविद्या यानी अज्ञान। बौद्ध दर्शन में एक सिद्धांत है प्रतीत्य समुत्पाद, जो दुख के चक्र को समझाता है। डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है ना? जी। उस चक्र की जो सबसे पहली और सबसे बुनियादी कड़ी है वो अविद्या ही है। तो अविद्या का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमें कुछ पता नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किताबी ज्ञान की कमी नहीं है। अविद्या का मतलब है चीजों के असली स्वरूप को न समझ पाना, मतलब ये न देख पाना कि सब कुछ अनित्य है, बदल रहा है। इसी अज्ञान की वजह से हम कर्म करते हैं और उन कर्मों से जो मानसिक आदतें बनती हैं वही संस्कार हैं। अच्छा, तो वेदना और विज्ञान भी उसी चक्र का हिस्सा हैं, पर जड़ में अविद्या है। एकदम सही। चलिए अब इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। प्रश्न 45। 1878 के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा बांग्ला समाचार पत्र रातों रात एक अंग्रेजी समाचार पत्र में बदल गया? ये तो पत्रकारिता के इतिहास की एक शानदार कहानी है। इसका जवाब है डी, अमृत बाजार पत्र का। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ये इतना सख्त कानून क्यों था कि एक अखबार को अपनी भाषा ही बदलनी पड़ गई? क्योंकि उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड लिटन भारतीय भाषाओं के अखबारों से बहुत परेशान थे। वे सरकार की तीखी आलोचना करते थे। अच्छा। तो उन्होंने ये कानून बनाया जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय भाषाओं के प्रेस पर लागू होता था। सरकार बिना किसी मुकदमे के किसी भी अखबार को बंद कर सकती थी। लेकिन इसमें एक लूप होल था। हाँ, एक चोर दरवाजा था। ये कानून अंग्रेजी अखबारों पर लागू नहीं होता था। क्या बात है। तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादकों ने? बिल्कुल। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने रातों रात अपने पूरे अखबार को बांग्ला से अंग्रेजी में बदल दिया। गजब। अगली सुबह जब अधिकारी प्रेस पर ताला लगाने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अखबार तो अंग्रेजी में छपा है और वो कुछ नहीं कर सके। ये ब्रिटिश राज पर एक तरह का बौद्धिक तमाचा था। वाह। चलिए ऐसी एक और प्रेरक कहानी की तरफ चलते हैं, पर आज के जमाने की। प्रश्न 46। मिट्टी कैफे क्यों प्रसिद्ध हैं? इसका सही उत्तर है सी, क्योंकि वे पूरी तरह से दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा प्रबंधित हैं। मिट्टी कैफे सिर्फ एक खाने की जगह नहीं है, ये एक सामाजिक आंदोलन है। ये विचार बहुत ही सशक्त है। ये काम कैसे करता है? मतलब वहाँ का माहौल कैसा होता है? इसकी संस्थापक अलीना आलम ने एक ऐसा मॉडल बनाया जहां शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम लोगों को सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि पूरी जिम्मेदारी दी जाती है। आप वहां जाएंगे तो देखेंगे कि साइन लैंग्वेज में ऑर्डर लिए जा रहे हैं, व्हीलचेयर पर बैठे लोग कॉफी बना रहे हैं। यह समाज की उस सोच को तोड़ता है जो दिव्यांग लोगों को बेचारा समझती है। यह उनकी काबिलियत का जश्न मनाता है। वाकई ये तो एक बहुत ही जरूरी पहल है। अब समाज से जुड़े एक और आंकड़े पर आते हैं, पर यह थोड़ा चिंताजनक है। प्रश्न 47। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? के आंकड़ों के मुताबिक इसका सही जवाब है सी, दमन और दीव। दमन और दीव। वहां लिंगानुपात कितना था? उस समय वहां प्रति 1000 पुरुषों पर सिर्फ 618 महिलाएं थीं। 618? ये तो बहुत ही कम है। हाँ, ये देश में सबसे कम था और बहुत चिंताजनक आंकड़ा था। इसके पीछे एक बड़ा कारण वहां प्रवासी मजदूरों की बड़ी संख्या थी, जिनमें ज्यादातर पुरुष होते थे। अच्छा, जो काम के लिए अकेले आते थे? जी, और आसपास के राज्यों की सामाजिक कुरीतियों का असर भी था। हालांकि ये 2011 के आंकड़े हैं। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों से स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। ये जानना जरूरी है। चलिए अब समय में और पीछे चलते हैं। प्राचीन भारत में। प्रश्न 48। प्राचीन भारत में चारागाहों पर कौन सा कर लगाया जाता था? विकल्प है अक्षिणीवी,
भाग, भग्न प्रविष्टक और विवीत। इसका सही उत्तर है डी, विवीत। प्राचीन भारत की टैक्स प्रणाली बहुत विकसित थी। विवीत खास तौर पर चारागाहों यानी पैस्चर लैंड्स पर लगने वाला टैक्स था। और भाग क्या था? ये शब्द तो बहुत सुना है। हाँ, भाग सबसे मुख्य कर था। ये कृषि उपज पर लगता था जो राजा का हिस्सा होता था, आमतौर पर उपज का छठा हिस्सा। 16th। ओके। अक्षिणीवी एक तरह का स्थायी अनुदान या एंडाउमेंट होता था और भग्न प्रविष्टक कोई मानक कर नहीं था। बहुत स्पष्ट। अब प्राचीन इतिहास से सीधे आज के खेल के मैदान में प्रश्न 49। कनिका सिवाच किस खेल से संबंधित हैं? ये एक सीधा तथ्यात्मक सवाल है। इसका जवाब है सी, हॉकी। कनिका सिवाच एक भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी हैं। हॉकी, ठीक है। और अब इस चर्चा का आखिरी सवाल जो हमें वापस दर्शन की ओर ले जाता है। प्रश्न 50। जैन दर्शन के अनुसार तत्व यानी वास्तविकता की विशेषताएं क्या हैं? विकल्प है ए उत्पत्ति, बी क्षय, सी स्थायित्व और डी उपरोक्त सभी। यहाँ सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? कोई चीज एक ही समय में बन भी रही है, खत्म भी हो रही है और स्थायी भी है। सतह पर विरोधाभासी लगता है, पर जैन दर्शन का ये मूल सिद्धांत है। इसे त्रिपदी कहते हैं, उत्पाद, व्यय और ध्रुवता। उत्पाद, व्यय, ध्रुवता। हाँ, इसे एक सोने के कंगन के उदाहरण से समझते हैं। जब सुनार कंगन को पिघलाकर हार बनाता है तो हार का उत्पाद हुआ, सही, और कंगन का व्यय हुआ। और जो सोना है वो इन दोनों अवस्थाओं में ध्रुव यानी स्थायी रहा। सोना न बना न नष्ट हुआ, बस उसका रूप बदला। क्या बात है! तो ये सिद्धांत हर चीज पर लागू होता है? बिल्कुल। हर पल कुछ नया बन रहा है, कुछ पुराना मिट रहा है, लेकिन उसका जो मूल तत्व है वो हमेशा बना रहता है। यही अनेकांतवाद की नींव है कि वास्तविकता के कई पहलू होते हैं। तो ये थे प्रश्न 41 से 50 तक। तो आज हम CGPSC के पिछले साल के पेपर को देख रहे हैं। जी बिल्कुल। और इसमें भी प्रश्न 51 से 60 तक है ना? हाँ, इन्हीं 10 सवालों पर हम गहराई से बात करेंगे। और बात सिर्फ सही गलत की नहीं होगी, हम हर ऑप्शन को देखेंगे, उसकी चीर-फाड़ करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि असली तैयारी तो गलत विकल्पों को आत्मविश्वास से हटाने में ही है। चलिए शुरू करते हैं। बेहतरीन। तो पहला सवाल उठाते हैं जो सीधे सीधे छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़ा है। प्रश्न 51। छत्तीसगढ़ की विशेष जनजातियों में कौन सा त्योहार जानवरों से संबंधित है? विकल्प हैं बीसू, चौरा पूजा, सोहराई और दशहरा। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही उत्तर है सी, सोहराई। सोहराई। जी। अब सोहराई को लोग अक्सर सिर्फ फसल का त्योहार समझते हैं। हाँ, यही आम धारणा है। पर ऐसा है नहीं। इसका जो मेन फोकस है वो असल में पशुधन पर है, मवेशियों पर। अच्छा। जी, इस त्योहार में जानवरों की पूजा होती है, उनको सजाया जाता है, उनकी भलाई के लिए खास अनुष्ठान होते हैं। ये प्रकृति और पशुओं के प्रति आदिवासी समाज के गहरे सम्मान को दिखाता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो फिर बाकी के विकल्प क्यों गलत हैं, जैसे बीसू या चौरा पूजा? अच्छा सवाल है। देखिए, दशहरा तो सब जानते हैं, उसका सीधा संबंध पशु पूजा से नहीं है। और चौरा पूजा में चौरा यानी तुलसी के पौधे की पूजा होती है, तो वो वनस्पति से जुड़ गया, पशुओं से नहीं। सही है। इसलिए जब सवाल सीधे तौर पर जानवरों से संबंधित त्योहार के बारे में है तो सोहराई ही सबसे सटीक विकल्प है। बिल्कुल स्पष्ट हो गया। चलिए इसी सांस्कृतिक धाड़े को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न 53 भी बहुत खास है। सवाल है, छत्तीसगढ़ में विवाह के दौरान दूल्हा दुल्हन जो पारंपरिक मौर पहनते हैं वो किस पेड़ की पत्तियों से बनाया जाता है? हाँ, ये छत्तीसगढ़ की लोक कला को दिखाता है। इसका सही जवाब है ए, छिंद। छिंद। जी, जिसे कई जगह छीन भी कहते हैं। ये एक तरह का जंगली खजूर का पेड़ है। अच्छा, जंगली खजूर। हाँ, इसकी पत्तियों में एक कुदरती लचीलापन होता है, जिससे कारीगर बड़ी खूबसूरती से वो शादी का मुकुट यानी मोर बनाते हैं। वाह, मतलब ये सिर्फ सजावट नहीं, एक प्रतीक भी है। बिल्कुल, पवित्रता और सौभाग्य का प्रतीक। क्या बात है। अच्छा, त्योहारों की बात चली रही है तो प्रश्न 57 भी देख लेते हैं। भोजली त्योहार के लिए छोटी टोकरियों में अनाज किस विशेष तिथि को बोया जाता है? इसमें तिथियां बहुत करीब करीब हैं। जी हाँ, और यहीं पर आपकी बारीक जानकारी परखी जाती है। सही तिथि है सी, श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी। श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी। जी, भोजली का त्योहार दोस्ती और अच्छी फसल का उत्सव है।
इसी दिन, जिसे नागपंचमी भी कहते हैं, छोटी छोटी टोकरियों में गेहूं या जौ के बीज बोए जाते हैं। और फिर जो वो पौधे उगते हैं उन्हीं को भोजली कहते हैं और उनकी पूजा होती है, गीत गाए जाते हैं। अब इस सांस्कृतिक दौरे का आखिरी पड़ाव एक बहुत ही मजेदार सवाल। प्रश्न 58। एक छत्तीसगढ़ी कहावत है, जांगर के चलत ले का क्या अर्थ है? हा, ये मेरी पसंदीदा कसावतों में से एक है। बताइए फिर। इसका सही अर्थ है चिंता मुक्त जीवन जीना। चिंता मुक्त जीवन जीना, इसका शाब्दिक अर्थ तो कुछ और लगता है। हाँ, इसका शाब्दिक अनुवाद थोड़ा अजीब है। जांगर मतलब एक पक्षी को उसका जीवन जीने दो, पर इसका भाव बहुत गहरा है। अच्छा। मतलब जैसे एक पक्षी बेफिक्र होकर घूमता है, वैसे ही जीवन जियो, प्रकृति पर भरोसा करो और भविष्य की बहुत ज्यादा चिंता मत करो। क्या बात है, एक कहावत में पूरा जीवन दर्शन। चलिए, संस्कृति के बाद अब थोड़ा इतिहास की तरफ चलते हैं। प्रश्न 52। प्रश्न 59 पूछता है, कलचुरी शासन के दौरान इनमें से कौन सा गढ़ छत्तीसगढ़ का हिस्सा था? ये सवाल सीधे सीधे छत्तीसगढ़ नाम की उत्पत्ति से जुड़ा है। अच्छा। कलचुरी राजवंश ने अपने राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 और दक्षिण में 18 यानी कुल 36 गढ़ों में बांटा था। तो ये 36 का आंकड़ा एक प्रशासनिक व्यवस्था थी। बिल्कुल। और दिए गए विकल्पों में से डी, चित्रगढ़, जिसे चित्रकोट गढ़ भी कहते हैं, उन 36 गढ़ों में से एक था। समझ गया। अब इतिहास से भूगोल की तरफ चलते हैं। प्रश्न 55 है, कौन सी नदी महानदी के दाहिने किनारे की सहायक नदी है? विकल्प हैं ईब, शिवनाथ, तेल और मांड। इसका सही उत्तर है सी, तेल नदी। तेल नदी। अच्छा, मुझे हमेशा नदियों के दाएं बाएं किनारे में उलझन होती है। क्या इसे याद रखने का कोई आसान तरीका है? बिल्कुल। आप बस ये सोचिए कि आप नदी के बहाव की दिशा में बह रहे हैं। ठीक है। महानदी का बहाव पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक है। तो जब आप पूर्व की ओर बह रहे होंगे तो आपके दाहिने हाथ यानी दक्षिण की तरफ से जो नदियां मिलेंगी वो दाहिने किनारे की सहायक नदियां। एकदम सही। और बायां हाथ यानी उत्तर की तरफ से मिलने वाली नदियां बाएं किनारे की। तो तेल, ओंग, जोंक ये सब दाहिनी तरफ से आती हैं। और शिवनाथ, मांड, ईब ये सब बाईं तरफ से। जी। इसीलिए इस सवाल में वो तीनों विकल्प गलत हैं। ये तरीका तो बहुत कारगर है। चलिए अब इस चर्चा के अंतिम चरण में चलते हैं, राज्य के शासन और अर्थव्यवस्था से जुड़े सवाल। प्रश्न 56। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सौर विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सोलर एसईजेड विकसित किया जा रहा है? इसका सही जवाब है डी, राजनांदगांव। राजनांदगांव। जी, ये नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है और सोर्स के मुताबिक इसे लैंको सोलर प्राइवेट लिमिटेड विकसित कर रहा है। तो ये आर्थिक विकास के लिए भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है। बिल्कुल। अब एक ऐसा सवाल लेते हैं जहां मेरी नजर अटक गई थी। प्रश्न 54 जो संविधान से जुड़ा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243J किससे संबंधित है? सोर्स के हिसाब से इसका सही उत्तर विकल्प बी, पंचायतों के खातों का ऑडिट है। यही पे एक पेंच है। सोर्स में उत्तर तो बी दिया है, पर जब मैंने इसका स्पष्टीकरण पढ़ा तो उसमें लिखा था कि ये वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। शानदार। आपने वो पकड़ा जो अक्सर छात्र जल्दी में छोड़ देते हैं। ये तो सीधा सीधा विरोधाभास है। हाँ, और ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि हमें सोर्स पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। उसमें साफ तौर पर गलती है। अच्छा। अनुच्छेद 243J या 243J असल में पंचायतों के खातों के ऑडिट से ही संबंधित है। और वित्त आयोग? वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 243I या 243J में है। परीक्षा के दबाव में ऐसी गलतियां पकड़ना ही एक गंभीर उम्मीदवार की निशानी है। ये वाकई एक बड़ी सीख है। चलिए अब इस चर्चा के आखिरी और शायद सबसे जटिल सवाल पर आते हैं। प्रश्न 60, एक मिलान वाला प्रश्न। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धाराओं को उनके प्रावधानों से मिलाना है। इस तरह के सवालों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप धाराओं को उनके काम के हिसाब से ग्रुप में बांट लें। ग्रुप में? वो कैसे? देखिए, यहाँ दो तरह की धाराएं हैं। एक जो निगरानी और जांच से जुड़ी हैं, ठीक है, और दूसरी जो वित्तीय जवाबदेही से जुड़ी हैं। तो धारा 84 पंचायतों के कार्यों का निरीक्षण और धारा 88 पंचायत के मामलों में जांच, ये दोनों निगरानी वाले ग्रुप में आ गईं। अच्छा, निरीक्षण और जांच एक साथ। हाँ, अब बची दो वित्तीय धाराएं, धारा 83 करों में राहत और धारा 89 नुकसान के लिए दायित्व। ये दोनों वित्तीय जवाबदेही से जुड़ गईं। वाह,
इस तरह ग्रुप बनाने से तो ये पहेली सुलझ गई। तो अब मिलान करते हैं। ए, धारा 83 का संबंध है। 3. करों में राहत से। सही है। बी, धारा 89 का संबंध। 4. नुकसान के दायित्व से। सी, धारा 84 का संबंध। 2. निरीक्षण से। और डी, धारा 88 का संबंध। 1. जांच से। बिल्कुल, इस हिसाब से तो सही कोड डी बन रहा है। एकदम सही। इस तरह सोचने से न सिर्फ आप सही उत्तर तक पहुंचते हैं, बल्कि आपको ये धाराएं हमेशा के लिए याद भी हो जाती हैं। तो ये था प्रश्न 51 से 60 तक। नमस्कार, आज हम देखने वाले हैं CGPSC 2025 के पिछले साल के पेपर से प्रश्न संख्या 61 से 70 तक। जी, और कोशिश ये रहेगी कि हम हर सवाल के हर विकल्प को समझें, बिल्कुल। ताकि तैयारी में कोई भी कमी ना रह जाए। तो चलिए शुरू करें। जरूर। ठीक है, तो पहला सवाल ये शिल्प से जुड़ा है। शिसल क्राफ्ट में अधिकतर कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? विकल्प है ए पौधा, बी लौकी, सी समुद्री सीप और डी मिट्टी। इसका सीधा जवाब है ए पौधा। पौधा। जी, पौधा। पर ये कोई ऐसा वैसा पौधा नहीं है। ये खास तौर पर सिसल का पौधा है, जिसे अगेव सिसलाना भी कहते हैं। अच्छा। और इसकी जो इसकी पत्तियों से जो रेशा निकलता है वो बहुत ही मजबूत होता है। तो पूरा का पूरा जो शिसल क्राफ्ट है वो इसी एक रेशे पर टिका हुआ है। तो इससे बनता क्या क्या है? मतलब रस्सियां या कुछ और? हाँ, रस्सियाँ, चटाइयाँ, आजकल तो बहुत फैशनेबल बैग्स और घर सजाने का सामान भी बनता है। और वैसे अगर दूसरे विकल्पों को देखें तो वो भी दिलचस्प हैं। जैसे लौकी? हाँ, जैसे लौकी, उसका इस्तेमाल तुमा शिल्प में होता है। और समुद्री सीप और मिट्टी वो तो दूसरी कई हस्तकलाओं का आधार है ही। लेकिन शिसल क्राफ्ट मतलब सिर्फ सिसल का रेशा। समझ गई। चलिए अब कला से इतिहास की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 1920 की राजनांदगांव मिल हड़ताल पर 47 दिनों तक चली इस हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? और विकल्प है ए वामन राव लाखे, बी दीनदयाल सिंह, सी खूबचंद बघेल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर एक शक ने एक छोटा सा जाल बिछाया है। अच्छा। इसका सही जवाब है डी, इनमें से कोई नहीं। ओह, तो फिर सही नेता कौन थे? इसका नेतृत्व किया था ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने, और ये भारत की पहली लंबी और संगठित मजदूर हड़तालों में से एक थी। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह का नाम विकल्प में न देना, ये मतलब जानबूझकर किया गया है, कंफ्यूज करने के लिए? बिल्कुल, ये एक क्लासिक ट्रिक क्वेश्चन है। इसका मकसद यही देखना है कि उम्मीदवार को सिर्फ नाम रटे हुए हैं या घटना की सटीक जानकारी भी है। वामनराव लाखे और खूबचंद बघेल ये सब बहुत बड़े नाम हैं, पर इस खास हड़ताल से ठाकुर प्यारेलाल सिंह का नाम जुड़ा है। सही बात है। अब चलते हैं उद्योग और भूगोल पर। अगला सवाल हमें कोरबा ले जाता है। जी, और कोरबा बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर 2 सवाल हैं। हाँ, तो पहला है प्रश्न 63। भारतीय उर्वरक निगम ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में कोयला आधारित रासायनिक उर्वरक संयंत्र की स्थापना की है? विकल्प है रायगढ़, कोरबा, रायपुर या दुर्ग। इसका सही जवाब है बी, कोरबा। और वजह तो साफ ही है ना? बिल्कुल, कोरबा मतलब कोयला, उसे छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं। सही। तो अगर कोयले पर आधारित कोई संयंत्र लगाना है तो इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। कच्चा माल वहीं का वहीं मिल जाता है। और यहीं पर हम अगला सवाल भी ले लेते हैं, प्रश्न 67, वो भी कोरबा से ही है। जी। सवाल है 1982-83 में कोरबा में NTPC का सुपर थर्मल पावर प्लांट किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? विकल्प हैं ए विश्व बैंक, बी एशिया विकास बैंक, सी भारतीय स्टेट बैंक या डी केंद्र सरकार का अनुदान। इसका सही उत्तर है ए विश्व बैंक। और अब देखिए, इन दोनों सवालों को एक साथ रखकर देखिए। एक तरफ FCI कोयले से उर्वरक बना रहा है और दूसरी तरफ NTPC उसी कोयले से बिजली। वाह, मतलब एक ही संसाधन के 2 बड़े इस्तेमाल एक ही जगह पर। जी, ये दिखाता है कि 80 के दशक में कोरबा को एक बड़े इंडस्ट्रियल हब के तौर पर विकसित करने की एक सोची समझी रणनीति थी। और विश्व बैंक से मदद मिलना, हाँ, ये उस समय के लिए काफी बड़ी बात रही होगी। बहुत बड़ी बात। ये दिखाता है कि भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने को तैयार था। चलिए अब उद्योग से हटकर आबादी पर आते हैं। जी। जनगणना का एक सवाल है। प्रश्न 64। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की कुल सक्रिय जनसंख्या कितनी है? यह आंकड़ों वाला सवाल है। जी, ये पूरी तरह से मेमोरी पर आधारित है। इसका सही उत्तर है ए 1,21,80,225।
1,21,80,225। जी, 2011 में राज्य की कुल जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ थी, जिसमें से करीब 1.25 करोड़ लोग सक्रिय जनसंख्या मतलब कि वर्कफोर्स का हिस्सा थे। तो ये जो सक्रिय जनसंख्या का आंकड़ा है, ये असल में हमें बताता क्या है किसी राज्य के बारे में? ये आंकड़ा ये बताता है कि आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा आर्थिक रूप से उत्पादक है, और छत्तीसगढ़ के मामले में ये करीब 47-48% है, जो एक स्वस्थ संकेत है। ठीक है, अब फिर से कला और शिल्प की ओर लौटते हैं। प्रश्न 65 है। ठीक है। प्रश्न 68, वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रीन जीडीपी से जोड़ने में भारत में छत्तीसगढ़ का क्या स्थान? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? और इसका जवाब है ए, पहला। छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य है जिसने ये किया है, और ये सिर्फ एक तथ्य नहीं है, ये बहुत बड़ा बयान है। एक मिनट, यहाँ मुझे एक विरोधाभास सा लग रहा है। अच्छा, बताइए। अभी हमने बात की कोरबा की, जो कोयले और बिजली का इतना बड़ा केंद्र है, और दूसरी तरफ वही राज्य ग्रीन जीडीपी में देश में पहला है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे? यही तो इस चर्चा का मजा है। ये विरोधाभास नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की जटिल सच्चाई है। ग्रीन जीडीपी का मतलब है कि राज्य अपनी तरक्की को सिर्फ फैक्ट्रियों से नहीं नाप रहा, वो अपने जंगलों की कीमत को भी अपनी अर्थव्यवस्था का हिस्सा मान रहा है। तो ये एक तरह का संतुलन है। बिल्कुल, एक तरफ औद्योगिक जरूरतें हैं और दूसरी तरफ ये समझ कि हमारे जंगल भी एक विशाल आर्थिक संपत्ति हैं। ये विकास को लेकर एक संतुलन बनाने की कोशिश दिखाता है। ब्लास्ट रोग एक रोग है? जी, धान जो कि छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है। हाँ, तो ये रोग फंगल है, बैक्टीरियल है, पोषण संबंधी है, या ये सभी हैं? ये एक फंगल यानी कवक से होने वाला रोग है। इसका कवक है मैग्नापोर्थे ओराइजी। और ये फसल को नुकसान कैसे पहुंचाता है? मतलब क्या खास होता है इसमें? ये बहुत तेजी से फैलता है और ये पौधे के हर हिस्से पर हमला कर सकता है, लेकिन सबसे बुरा तब होता है जब ये दानों की गर्दन पर हमला करता है। दानों की गर्दन पर? हाँ, उससे दानों तक पोषण पहुंचना बंद हो जाता है और पूरी की पूरी बाली खाली रह जाती है। इसे गर्दन तोड़ भी कहते हैं। बाप रे, ये तो बहुत नुकसानदेह है। बहुत ज्यादा। ठीक है, और अब हमारा आखिरी सवाल जो शासन और कानून से जुड़ा है। प्रश्न 70, छत्तीसगढ़ नगर निगम संशोधन अध्यादेश 2024 के तहत अधिनियम 1956 की किन मूल धाराओं में संशोधन किया गया? ये थोड़ा जटिल है। हाँ, इसमें धारा 9, धारा 11, धारा 24 और धारा 17 दी गई हैं, और फिर सही विकल्प चुनना है। इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। लेकिन यहाँ सिर्फ जवाब से ज्यादा जरूरी है ये समझना कि जब किसी कानून की इतनी सारी धाराओं में एक साथ बदलाव होता है तो उसका मतलब क्या है। मतलब ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये ऐसा है जैसे आप घर का सिर्फ एक बल्ब नहीं बदल रहे हैं, बल्कि पूरी वायरिंग ही नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सरकार नगर निगमों के काम करने के तरीके में कोई बड़ा संरचनात्मक परिवर्तन लाना चाहती थी। समझ गई। तो ये थे प्रश्न 61 से 70 तक का हमारा विश्लेषण। हमने कला, इतिहास, उद्योग, पर्यावरण, मतलब हर पहलू को छूने की कोशिश की। जी, और इन सब धागों को जोड़ रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का छत्तीसगढ़ी काव्य अनुवाद भाखा के अंजोर किसने किया है? बहुत ही दिलचस्प सवाल है। और इसके विकल्प है ए, सूची भावी, बी, सुधा वर्मा, सी, सरला शर्मा और डी, सविता पाठक। इसका सही जवाब है डी, सविता पाठक। सविता पाठक? जी। लेकिन यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि ये सिर्फ एक अनुवाद नहीं है। सोची गीतांजलि जैसी दार्शनिक कृति को छत्तीसगढ़ी की मिठास में ढालना। और ये सवाल दिखाता है कि परीक्षक अब क्षेत्रीय भाषाओं के योगदान को कितनी गंभीरता से देख रहे हैं। सही बात है। और बाकी विकल्प भी जैसे सुधा वर्मा और सरला शर्मा, ये भी छत्तीसगढ़ी साहित्य की बड़ी लेखिकाएं हैं। बिल्कुल, इसीलिए विकल्प काफी करीबी रखे गए थे। मतलब सिर्फ एक दो नाम याद करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो साहित्य से अब हम चलते हैं भविष्य के ईंधन की ओर, और ये शायद इस पेपर का सबसे चर्चित सवाल है। हाँ, बिल्कुल। प्रश्न 72, केंद्र सरकार ने भारत की पहली लिथियम खदान छत्तीसगढ़ की किस जिले में खोलने की घोषणा की है? विकल्प है ए, बस्तर, बी, रायगढ़, सी, कोरबा और डी, जांजगीर चांपा। इसका सही जवाब है सी, कोरबा। पर ये सिर्फ एक खदान की खबर नहीं है,
ये मतलब एक जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक गेम चेंजर है। गेम चेंजर कैसे? देखिए, लिथियम को सफेद सोना कहते हैं। फोन की बैटरी से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक सब इसी पर निर्भर हैं। अब तक हम इसके लिए लगभग पूरी तरह से चीन जैसे देशों पर निर्भर थे। तो ये खोज भारत की आत्मनिर्भरता के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। बहुत बड़ा। कोरबा, जिसे हम अब तक कोयले की वजह से भारत की ऊर्जा राजधानी कहते थे, हाँ, अब उसकी पहचान बदल रही है। बिल्कुल। कोरबा के कटघोरा में ये खदान खुलने का मतलब है एक पूरी नई इंडस्ट्री का जन्म होना। माइनिंग, प्रोसेसिंग, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, ये छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी घटना है। और बाकी विकल्प जैसे बस्तर और रायगढ़, वो भी तो खनिज के लिए जाने जाते हैं। जी, लेकिन वो लौ अयस्क और कोयले के लिए मशहूर हैं। लिथियम ने कोरबा को एक नए वैश्विक नक्शे पर ला दिया है। भविष्य के इस सफेद सोने से अब हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के सोने की तरफ चलते हैं। प्रश्न 73 है, कंठी देवल मंदिर कहाँ स्थित है? और विकल्प है ए महेशपुर, बी रतनपुर, सी फिंगेश्वर और डी सिहावा। इसका सीधा जवाब है बी, रतनपुर। लेकिन रतनपुर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा युग है। अच्छा। जी, ये कलचुरी वंश की राजधानी रही है। इसे छत्तीसगढ़ की मंदिर नगरी भी कहते हैं। जब कोई रतनपुर जाता है तो वो सिर्फ कंठी देवल मंदिर नहीं देखता, उसे महामाया मंदिर और दर्जनों दूसरे प्राचीन मंदिरों की एक पूरी विरासत दिखती है। तो परीक्षा के नजरिए से रतनपुर का जिक्र आते ही दिमाग में सिर्फ मंदिर नहीं, बल्कि कलचुरी शासन, तालाबों का शहर और एक तीर्थ स्थल, ये पूरी तस्वीर बननी चाहिए। सही पकड़ा आपने। परीक्षा में अक्सर कॉन्सेप्ट्स को लिंक करने की क्षमता ही जांची जाती है। ठीक है, तो हमने भविष्य के लिथियम की बात की, इतिहास के मंदिरों की, अब आते हैं अर्थव्यवस्था की नींव पर। जी। प्रश्न 74 है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? 3 समूहों में विकल्प दिए गए हैं। पहला है ए, पशुपालन, खनन, मत्स्य पालन, और यही सही समूह है, विकल्प ए। ये सवाल बहुत बुनियादी लग सकता है, लेकिन अर्थव्यवस्था की संरचना समझने के लिए बेहद जरूरी है। तो प्राइमरी सेक्टर मतलब जहां हम सीधे प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। एकदम, जमीन से खेती, खदानों से खनिज, पानी से मछली। अब बाकी 2 विकल्पों को देखिए। हाँ, विकल्प बी में निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन दिया है। और निर्माण जो है वो द्वितीय क्षेत्र मतलब सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा है, जहां प्राइमरी सेक्टर से मिले कच्चे माल को प्रोसेस करके कुछ नया बनाया जाता है। अच्छा, जैसे फैक्ट्री में कोई सामान बनाना। जी, और विकल्प सी में तो रेलवे, व्यापार, भंडारण है, जो साफ तौर पर सेवाएं हैं, सर्विस सेक्टर। हाँ, तृतीय क्षेत्र। तो विकल्प ए ही एकमात्र ऐसा समूह है जिसकी तीनों गतिविधियां प्राइमरी सेक्टर की हैं। चलिए, अर्थव्यवस्था से अब हम राज्य की सामाजिक संरचना की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 75 जनजातीय संस्कृति से जुड़ा है। शिकार देवी का संबंध मुख्यतः किस जनजाति से है? और विकल्प हैं ए कमार, बी बैगा, सी उराव और डी भतरा। इसका सही उत्तर है बी, बैगा। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, शिकार देवी मतलब शिकार की देवी। हाँ। बैगा जनजाति का पारंपरिक जीवन शिकार और वनोपज पर बहुत ज्यादा निर्भर रहा है। उनकी पूरी जीवन शैली जंगल के इर्द गिर्द घूमती है, तो उनकी आस्था भी उसी से जुड़ी है। यहाँ एक और टर्म अक्सर सुनने में आता है, पीवीटीजी। जी, बैगा जनजाति भी इसमें शामिल है ना? जी बिल्कुल। अब पीवीटीजी यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप या विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। ये क्या होता है? ये भारत सरकार का एक वर्गीकरण है। ये उन जनजातियों को दिया जाता है जिनकी आबादी या तो घट रही है या स्थिर है, साक्षरता दर बहुत कम है और जो आज भी आजीविका के लिए पुरानी तकनीकों पर निर्भर हैं। अच्छा, तो उन्हें अतिरिक्त सरकारी सहायता मिलती है। जी। तो ये सिर्फ एक सांस्कृतिक सवाल नहीं है, ये सामाजिक विकास और सरकारी नीतियों से भी जुड़ा है। चलिए, अब संस्कृति से वापस भूगोल की ओर लौटते हैं। प्रश्न 76 महानदी बेसिन का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? विकल्प है ए रायगढ़, बी जांजगीर चांपा, सी कोरबा, डी रायपुर। इसका जवाब है बी, जांजगीर चांपा। लेकिन सवाल यह है क्यों? सिर्फ रट लेना काफी नहीं है। हाँ, इसके पीछे कोई भौगोलिक कारण होगा। बिल्कुल। एक तो ये महानदी के मैदानी इलाके में है, जो एक बेसिन यानी कटोरी जैसी संरचना है, तो यहाँ गर्मी फंस जाती है। दूसरा, इसकी समुद्र से दूरी बहुत ज्यादा है, तो समुद्री हवा का ठंडा असर नहीं पहुंच पाता। सही, इसे महाद्वीपीयता का प्रभाव कहते हैं। और तीसरा, ये कर्क रेखा के भी काफी करीब है। ये सारे फैक्टर मिलकर जांजगीर चांपा को छत्तीसगढ़ के सबसे गर्म इलाकों में से एक बनाते हैं।
ये हुई ना गहरी बात। अब अगला सवाल नंबर 77। ये एक और स्थानीय स्थल के बारे में है। पर्यटन स्थल समतसरना कहाँ स्थित है? जी। विकल्प है ए बिहारपुर, बी डीपाडी, सी पुजारीपाली और डी कुनकुरी। समतसरना स्थित है डीपाड़ी में। अच्छा। हाँ, ये सरगुजा क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। वहाँ 8वीं से 12वीं सदी के बीच के कई मंदिरों के खंडहर, मूर्तियाँ, ये सब मिला है। समतसरना उसी परिसर का एक हिस्सा है। तो ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर है। बिल्कुल, रतनपुर की तरह ही। तो जब भी डीपाड़ी का नाम आए तो सिर्फ समतसरना नहीं, उसका पूरा पुरातात्विक महत्व याद आना चाहिए। ठीक है। इतिहास और भूगोल से अब प्रशासन और कानून की दुनिया में चलते हैं। जी। प्रश्न 78 एक मैच द कॉलम यानी मिलान करने वाला प्रश्न है। ये छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धाराओं से संबंधित है। ये अक्सर लोगों को थोड़ा मुश्किल लगता है। इसे आसान बनाते हैं। हमें लिस्ट 1 के प्रावधानों को लिस्ट 2 की धाराओं से जोड़ना है। ठीक है। तो ए है अवैध बसाहट के लिए दंड। इसका संबंध है धारा 61D से। ये पंचायतों को अवैध निर्माण पर कार्रवाई का अधिकार देती है। ओके। है पंचायत को सहायता अनुदान, मतलब ग्रांट से नीड। इसका जिक्र धारा 64 में है। मतलब सरकार से मिलने वाली वित्तीय मदद। जी। फिर है मुख्य कार्यपालन अधिकारी और सचिव के कार्य। ये धारा 72 में बताया गया है। ये बहुत जरूरी धारा है क्योंकि ये सीईओ के काम को परिभाषित करती है। और आखिरी डी जिला पंचायत राज निधि। हाँ, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज फंड। इसका प्रावधान है धारा 76 में है। तो अगर हम इसे मिलाएं तो ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा बनता है। और ये संयोजन है विकल्प सी में। वैसे इस तरह के सवालों के लिए एक सलाह है, अधिनियम को टुकड़ों में पढ़ें, जैसे सभी वित्तीय प्रावधानों को एक साथ, सभी प्रशासनिक प्रावधानों को एक साथ। इससे एक तार्किक ढांचा याद रहता है। ये बहुत ही कारगर तरीका है। अब एक ऐसी योजना पर आते हैं जो विकास और आस्था को जोड़ती है। प्रश्न 79 माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर डोंगरगढ़ का विकास किस योजना के तहत किया जा रहा है? जी। विकल्प हैं ए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, बी प्रसाद योजना और सी सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसका सही जवाब है बी, प्रसाद योजना, PRASAD, जिसका पूरा नाम है पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो ये भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की योजना है। बिल्कुल। और इसका मकसद सिर्फ मंदिर को सुंदर बनाना नहीं है, ये एक एकीकृत विकास है। एकीकृत विकास मतलब उस जगह तक पहुंचने के लिए सड़कें, पार्किंग, साफ सफाई, पीने का पानी, सूचना केंद्र और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार, ये सब कुछ शामिल है। ये पर्यटन को स्थानीय अर्थव्यवस्था से जोड़ने की एक कोशिश है। अच्छा, तो ये एक राष्ट्रीय योजना है जो स्थानीय स्तर पर लागू हो रही है। निश्चित रूप से। और अब आज का आखिरी सवाल, प्रश्न 80। ये हमें आधुनिक इतिहास में ले जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में। हाँ, नवंबर 1933 में महात्मा गांधी ने दुर्ग का दौरा किया और एक स्वतंत्रता सेनानी के आवास पर रुके थे। उस स्वतंत्रता सेनानी का सही नाम क्या है? और विकल्प भी बहुत दमदार हैं। ए घनश्याम सिंह गुप्त, बी रत्नाकर झा, सी खूबचंद बघेल, डी माधवराव सप्रे। जी। सही जवाब है ए घनश्याम सिंह गुप्त। 1933 में जब गांधी जी हरिजन उद्धार कार्यक्रम के लिए छत्तीसगढ़ आए थे तो दुर्ग में वे घनश्याम सिंह गुप्त के घर पर ही ठहरे थे। घनश्याम सिंह गुप्त उस समय एक बड़ा नाम थे, है ना? जी बिल्कुल। वो मध्य प्रांत की विधानसभा के अध्यक्ष भी थे और एक बड़े आर्य समाजी नेता और समाज सुधारक थे। और बाकी के 3 नाम भी छत्तीसगढ़ के इतिहास में बहुत बड़े हैं। बिल्कुल। खूबचंद बघेल को तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का स्वप्न दृष्टा माना जाता है। माधवराव सप्रे ने पत्रकारिता की नींव रखी। ये सभी छत्तीसगढ़ के निर्माण के स्तंभ हैं। लेकिन 1933 में गांधी जी के मेजबान घनश्याम सिंह गुप्त थे। तो आज हमने इन 10 सवालों के जरिए छत्तीसगढ़ के साहित्य, भविष्य की अर्थव्यवस्था, प्राचीन इतिहास, प्रशासन और स्वतंत्रता संग्राम तक का एक सफर तय किया। और ये दिखाता है कि ये सवाल अलग अलग नहीं है, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। एक स्थानीय खनिज की खोज का असर देश की विदेश नीति पर पड़ता है। एक स्थानीय मंदिर का विकास एक राष्ट्रीय योजना से जुड़ा है। और एक स्थानीय नेता का योगदान देश के इतिहास का हिस्सा है। एकदम। एक सिविल सेवा को यही नजरिया विकसित करना होता है।
थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। सवाल प्रश्न 81। एक पहेली है, बीच तरिया माँ कंचन थारी। इसका उत्तर क्या है? विकल्प है ए जामुन का पत्ता, बी नीम का पत्ता सी पान का पत्ता, और डी कमल का पत्ता। जी। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी कमल का पत्ता। देखिए, ये जो पहेली है ना, तालाब के बीच में सोने की थाली, बिल्कुल, वो छवि सीधे दिमाग में बनती है। एकदम। कमल का पत्ता जो पानी पर तैरता है, वो गोल चमकदार थाली जैसा ही तो दिखता है। और बाकी के विकल्प तो मतलब कहीं फिट ही नहीं बैठते। नहीं, बिल्कुल नहीं। जामुन, नीम, पान, उनकी बनावट वैसी नहीं है। तो ये सवाल आपकी कल्पनाशीलता को जांच रहा है। सही। अब संस्कृति से ही जुड़ा एक और सवाल लेते हैं, जो भाषा पर है। प्रश्न 83। निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की एक आदिवासी बोली नहीं है? ये एक दिलचस्प सवाल है। विकल्प है हल्बी, खड़िया, पांडो और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तो एक तरह का ट्रिक क्वेश्चन लगता है। बिल्कुल, एक जाल है ये। क्योंकि होता क्या है कि हम उस विकल्प को चुन लेते हैं जिसका नाम कम सुना हो। सही। पर यहाँ हल्बी, खड़िया और पांडो, ये तीनों ही छत्तीसगढ़ के प्रमुख आदिवासी बोलियां हैं। जी हाँ, तो सही जवाब हुआ डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये आपके ज्ञान से ज्यादा आपके ध्यान को परख रहा है। मतलब ये जानना कि भाषा का भूगोल कितना महत्वपूर्ण है। और इसी से जुड़ा है प्रश्न 88। खलताही बोली मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में बोली जाती है? इसका सही उत्तर है बी, छत्तीसगढ़ के पूर्वी सीमांत क्षेत्र में। पूर्वी क्षेत्र में? जी, जो ओडिशा की सीमा से लगते हैं। इसीलिए इस बोली पर ओडिया भाषा का असर भी दिखता है। अच्छा। तो ये सवाल सिर्फ एक तथ्य नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के भाषाई नक्शे और उसके पड़ोसी राज्यों के साथ उसके संबंध की समझ को भी परख रहा है। बहुत दिलचस्प। अब संस्कृति की एक और गहरी परत। प्रश्न 87। छत्तीसगढ़ की जनजातियां गोदना बनाने के लिए काला रंग किस पेड़ से प्राप्त करती हैं? विकल्प हैं सखुआ, करम, बांस और खुराई। खुराई। और सही जवाब है डी खुराई। ये सवाल सिर्फ एक पेड़ का नाम नहीं है। नहीं। ये जानना है कि क्या उम्मीदवार आदिवासी संस्कृति के सिर्फ सतही ज्ञान से आगे बढ़कर उसके प्रैक्टिकल पहलुओं को समझते हैं। मतलब जिसे हम एथनोबोटैनी कहते हैं। बिल्कुल। ये जानना कि खुराई यानी स्ट्रिक्नोस पोटाटोरम के बीजों से स्याही बनती है, ये दिखाता है कि ये समुदाय सदियों से अपने पर्यावरण का इस्तेमाल कैसे करते आए हैं। ठीक है, तो संस्कृति की इन परतों के बाद अब थोड़ा विज्ञान और कृषि की तरफ चलते हैं। जी। प्रश्न 82। इनमें से कौन सी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा विकसित गेहूं की संकर किस्म नहीं है? यहाँ विकल्प हैं कनिष्का, रतन, इंदिरा सोना और अर्पा। और सही उत्तर है डी अर्पा। अर्पा। क्योंकि अर्पा गेहूं की नहीं बल्कि धान मतलब चावल की एक बहुत प्रसिद्ध किस्म है। अच्छा, तो ये एक और पेज है। मतलब आपको सिर्फ किस्मों के नाम ही नहीं बल्कि ये भी पता होना चाहिए कि वो किस अनाज की हैं, क्योंकि कनिष्का, रतन और इंदिरा सोना ये तीनों ही गेहूं की किस्में हैं जो विश्वविद्यालय ने विकसित की हैं। आपकी अटेंशन टू डिटेल यहाँ परखी जा रही है। एकदम। अब कृषि से थोड़ा और व्यापक विज्ञान की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 86। वन फसलों की खेती की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? इसके विकल्प काफी मिलते जुलते हैं। ए सिल्वीकल्चर, बी एग्रोफॉरेस्ट्री, सी आर्बोरिकल्चर और डी फॉरेस्ट्री। हाँ, शब्दों का बारीक अंतर समझना यहाँ बहुत जरूरी है। सही उत्तर है ए सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर। देखिए, फॉरेस्ट्री एक बहुत व्यापक शब्द है, एक छाते की तरह। मतलब इसके अंदर वन प्रबंधन से जुड़ी हर चीज आ जाती है। तो फॉरेस्ट्री पूरा जंगल है और सिल्वीकल्चर उस जंगल में पेड़ों को एक फसल की तरह उगाने का विज्ञान। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और आर्बोरिकल्चर? वो तो बस व्यक्तिगत पेड़ों के प्रबंधन से जुड़ा है, जैसे पार्क के पेड़। और एग्रोफॉरेस्ट्री में खेती और पेड़ एक साथ होते हैं। इसलिए वन फसलों की खेती के लिए सबसे सटीक शब्द सिल्वीकल्चर ही है। बहुत स्पष्ट हुआ। चलिए अब विज्ञान से शासन और इतिहास की ओर चलते हैं। प्रश्न 84। भारत के संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस सवाल में अनुच्छेदों का सही मिलान करना है और सही कथन है सी, अनुच्छेद 243 सी, पंचायत की संरचना। ये दिलचस्प है कि तीनों विकल्प 243 ए, बी और सी इतने करीब रखे गए हैं। और यही तो परीक्षार्थियों को उलझाने की रणनीति है। विकल्प ए गलत है
क्योंकि अनुच्छेद 243A ग्राम सभा के बारे में है, और विकल्प बी भी गलत है क्योंकि वो पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। मतलब ये तीनों इतने जुड़े हुए हैं कि इनमें भ्रम होना बहुत आसान है। बिल्कुल, ये सवाल आपकी सटीक जानकारी की मांग करता है। संविधान की इस नींव से अब हम छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास की एक नींव पर आते हैं। प्रश्न 85। हिंदी साहित्यिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र के प्रकाशक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे। जी, ये सवाल सिर्फ एक पत्रिका के बारे में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता और क्षेत्रीय पहचान की शुरुआत के बारे में है। छत्तीसगढ़ मित्र को इस क्षेत्र में पत्रकारिता का, कह सकते हैं, पहला अंकुर माना जाता है। तो माधवराव सप्रे सिर्फ एक लेखक नहीं बल्कि एक तरह से एक विजनर, मतलब दूरदर्शी थे। एकदम, उन्होंने साहित्य के जरिए एक पूरे क्षेत्र को आवाज दी। बाकी नाम भी महत्वपूर्ण हैं, पर इस पत्रिका से सीधी पहचान माधवराव सप्रे की है। इतिहास से निकलकर अब एक आधुनिक सरकारी योजना पर आते हैं। प्रश्न 89। छत्तीसगढ़ में स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए कौन पात्र है? विकल्प हैं ए, अनुसूचित जाति, बी, अनुसूचित जनजाति, सी, महिला उद्यमी, और डी, उपरोक्त सभी। सभी। ये सवाल सिर्फ योजना की जानकारी नहीं बल्कि उसकी आत्मा को समझने का है। ये योजना उन वर्गों के लिए है जिन्हें व्यापार के लिए मौके मिलने में मुश्किल होती थी। तो इसका लक्ष्य सिर्फ आर्थिक विकास नहीं बल्कि सामाजिक न्याय भी है। बिल्कुल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमी, ये तीनों ही श्रेणियां इसमें शामिल हैं। और अब इस चर्चा का आखिरी सवाल, जो हमें वर्तमान से खींचकर सीधे छत्तीसगढ़ के प्राचीन अतीत में ले जाता है। जी। प्रश्न 90। छत्तीसगढ़ के किस प्राचीन स्थल से वेदश्री नामक टेराकोटा मुहर मिली है? इसका सही जवाब है बी, तरीघाट। तरीघाट। जी, तरीघाट खारून नदी के तट पर एक बहुत महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। ये जो वेदश्री नाम की मुहर मिली है, ये इस बात का सबूत है कि ये क्षेत्र प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा। वेदश्री, ये नाम अपने आप में कितना कुछ कहता है। क्या हम इससे उस समय के समाज के बारे में कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? बहुत उम्दा सवाल है। पुरातत्वविद इन्हीं सुराखों से तो इतिहास जोड़ते हैं। श्री का प्रयोग सम्मान या समृद्धि का सूचक है। तो हो सकता है ये किसी महत्वपूर्ण महिला की मुहर हो, शायद किसी अधिकारी या व्यापारी की पत्नी, या फिर वो स्वयं एक शक्तिशाली महिला हो। तो ये थे प्रश्न 81 से 90 तक का हमारा विश्लेषण। ये तो साफ है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल प्रश्न 91 सीधे छत्तीसगढ़ की जनजातियों से जुड़ा है। सवाल है, किस जनजाति को सबसे अधिक गोदना प्रेमी जनजाति कहा जाता है? और विकल्प है ए, पांडो, बी, बैगा, सी, भुंजिया और डी, कमार। तो इसका सही जवाब है बी, बैगा। बैगा जनजाति, जो कि एक विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह भी है, गोदना को लेकर मतलब असाधारण रूप से समर्पित है। मतलब ये सिर्फ श्रृंगार या आजकल के टैटू जैसा फैशन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। बैगा समुदाय में एक मान्यता है कि गोदना ही एकमात्र ऐसी चीज है, ऐसी संपत्ति है जिसे वे मृत्यु के बाद अपने साथ ले जा सकते हैं। अच्छा। जी, यह उनकी पहचान का एक स्थायी निशान है। ऐसा माना जाता है कि इसके बिना परलोक में उनके पूर्वज उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि उनका शाश्वत पहचान पत्र है। ये तो बहुत ही गहरा विचार है। और बाकी जनजातियों में जैसे कमार या भुंजिया? गोदना की परंपरा तो उनमें भी है, लेकिन बैगा जनजाति जितनी व्यापकता और सांस्कृतिक गहराई कहीं नहीं है। कमार जनजाति में भी गोदना होता है, पर अक्सर औषधीय उपचार के लिए। लेकिन गोदना प्रेमी का खिताब तो बैगा जनजाति के लिए ही है। ठीक है, तो एक परंपरा से अब हम जमीन पर आते हैं। प्रश्न 92 भूगोल से है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का पीएच मान सबसे कम होता है? पीएच मान। विकल्प है ए, भाटा मिट्टी, बी, डोरसा मिट्टी, सी, मटासी मिट्टी और डी, कन्हार मिट्टी। कम पीएच का मतलब है ज्यादा अम्लीय, है ना? बिल्कुल, और यहाँ सही जवाब है ए, भाटा मिट्टी, जिसे हम लैटेराइट मिट्टी भी कहते हैं। इसकी प्रकृति सबसे ज्यादा अम्लीय होती है। पर ऐसा क्यों है? मतलब इसके अम्लीय होने के पीछे का विज्ञान क्या है? देखिए, इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक कपड़े को सैकड़ों सालों तक लगातार बारिश के पानी से धो रहे हैं। अच्छा। तो क्या होगा? सारे घुलनशील पदार्थ जैसे नमक, क्षार सब बह जाएंगे। भाटा मिट्टी के साथ भी ठीक यही होता है। जहां बहुत ज्यादा बारिश और गर्मी होती है, वहां मिट्टी की ऊपरी परत से कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे क्षारीय तत्व बहकर नीचे चले जाते हैं।
इसे लीचिंग कहते हैं शायद। बिल्कुल, निक्षालन या लीचिंग। और पीछे रह जाते हैं आयरन और एल्यूमिनियम, जो मिट्टी को अम्लीय बना देते हैं। बहुत बढ़िया उदाहरण था। तो कनाहार मिट्टी इसके ठीक उलट होगी। एकदम उलट। कन्हार मिट्टी यानी काली मिट्टी में चूना होता है, इसलिए वो अक्सर क्षारीय होती है। और मटासी और डोरसा इन दोनों के बीच की मिट्टियां हैं। समझ गए। तो संस्कृति से जमीन तक, और अब जमीन के नीचे के खजाने पर। प्रश्न 93, छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 राज्य सरकार द्वारा कब अधिसूचित किया गया? ये तारीख वाले सवाल अक्सर फंसा देते हैं। हाँ, विकल्प है। ए जनवरी 2015, बी दिसंबर 2015, सी अप्रैल 2015 और डी नवंबर 2015। ये तो सीधे सीधे याद रखने वाला तथ्य है और सही जवाब है बी, दिसंबर 2015। पर तारीख से ज्यादा जरूरी है ये नियम। ये जिला खनिज फाउंडेशन यानी डीएमएफ के कामकाज को नियंत्रित करता है। डीएमएफ? हाँ, मैंने सुना है। ये वही है ना जो खनिज कंपनियों से पैसा लेकर प्रभावित इलाकों में विकास का काम करती है? जी, सैद्धांतिक रूप से ये एक बेहतरीन विचार है, ताकि जिन इलाकों से खनिज निकल रहा है वहां के लोगों की उपेक्षा न हो। उस पैसे से वहीं स्कूल, अस्पताल, सड़कें बननी चाहिए। लेकिन क्या ये जमीन पर वाकई उतना प्रभावी है? ये एक अलग बहस है। क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठते हैं, लेकिन इस नियम का बनना अपने आप में एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम था। सही है। अब जमीन के नीचे से आते हैं ज्ञान के खजाने की ओर। प्रश्न 94, छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय को NAAC से A++ ग्रेड मिला है? ये एक बड़ी उपलब्धि थी। विकल्प है ए गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बी संत कहेरा गुरु विश्वविद्यालय, सी पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय और डी खैरागढ़ संगीत एवं कला विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर है ए, गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर। ये छत्तीसगढ़ का पहला विश्वविद्यालय है जिसे ए ग्रेड मिला है। A++ ग्रेड सुनने में तो बहुत प्रभावशाली लगता है, पर एक स्टूडेंट के लिए इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत कुछ है। देखिए, नैक भारत में यूनिवर्सिटीज का एक तरह से हेल्थ चेकअप करता है। अच्छा। वो पढ़ाई का स्तर, रिसर्च, फैकल्टी, सुविधाएं सब कुछ जांचते हैं। तो A++ ग्रेड एक तरह की राष्ट्रीय गारंटी है कि आपको यहाँ टॉप क्लास की शिक्षा मिलेगी। मतलब अब अच्छी शिक्षा के लिए राज्य से बाहर जाने की जरूरत शायद कम हो गई है, कह सकते हैं। चलिए शिक्षा से अब अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 95, छत्तीसगढ़ राज्य बजट 2024-25 के अनुसार आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु क्या है? और विकल्प भी बड़े काव्यात्मक हैं। हाँ, मैंने भी देखा। ए ज्ञान, बी विज्ञान, सी प्रज्ञान और डी प्रमाण। हाँ, ये शब्द एक दिशा दिखाने के लिए होते हैं और इस बजट के लिए सही जवाब है बी, विज्ञान। विज्ञान, इससे उनका मतलब क्या है? सिर्फ लैब वाली रिसर्च या कुछ और? नहीं, इसका अर्थ बहुत व्यापक है। जब सरकार विज्ञान कहती है तो उसका मतलब है विकास में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जैसे खेती में ड्रोन और AI, शासन में डिजिटल प्लेटफॉर्म, मतलब राज्य को एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाना। और देखिए, आपका जवाब हमें अगले सवाल से कितनी खूबसूरती से जोड़ता है। आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात की और प्रश्न 96 ठीक इसी पर है। हाँ, ये एक मैच द फॉलोइंग सवाल है। सूची 1 में ऐप्स है, ए समाधान, बी फार्म्स, सी CGMTB और डी CGPURC। और सूची 2 में विभाग है, ए कृषि, बी निजी विश्वविद्यालय, सी पुलिस और डी स्कूल शिक्षा। चलिए इसे सुलझाते हैं। सबसे पहले ए, समाधान ऐप। ये जुड़ा है तृतीय पुलिस विभाग से। शिकायतों के लिए है ना? बिल्कुल। फिर है फार्म्स ऐप। ये तो नाम से ही साफ है। कृषि? हाँ, कृषि। ये किसानों को जानकारी देता है। अब तीसरा CGMTB, ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है। इसका संबंध है 4, स्कूल शिक्षा से। ये शायद छात्रों को डिजिटल टेक्स्ट बुक उपलब्ध कराने के लिए है। अच्छा। और आखिरी CGPURC? वो जुड़ा है 2, निजी विश्वविद्यालयों से। ये छत्तीसगढ़ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रेगुलेटरी कमीशन का शॉर्ट फॉर्म हो सकता है। तो सही क्रम हुआ 3, 1, 4, 2। एकदम सही। चलिए, तो आज के शासन से अब हम इतिहास के पन्नों में चलते हैं। प्रश्न 97, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबा पुरुषोत्तम दास किस स्थान से संबंधित थे? एक अहम सवाल। विकल्प है ए कांकेर, बी खैरागढ़, सी रतनपुर और डी छुई खादान। इसका सही उत्तर है बी, खैरागढ़। बाबा पुरुषोत्तम दास का नाम खैरागढ़ रियासत के इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में दर्ज है।
हम अक्सर बड़े राष्ट्रीय नेताओं के बारे में पढ़ते हैं, पर बाबा पुरुषोत्तम दास जैसे क्षेत्रीय नायकों का योगदान समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि इन्हीं लोगों ने आज़ादी की लड़ाई को एक जन आंदोलन बनाया था। उन्होंने दिल्ली के संदेशों को स्थानीय भाषा और संस्कृति में लोगों तक पहुंचाया। इनके बिना स्वतंत्रता संग्राम कुछ बड़े शहरों तक ही सीमित रह जाता। बिल्कुल सही। अब इतिहास से वापस भूगर्भ में। प्रश्न 98। बेराइट खनिज निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? खनिज संपदा पर एक और सवाल। विकल्प ए कोरबा, बी रायगढ़, सी जशपुर और डी रायपुर। दिए गए विकल्पों में से सही जवाब है डी रायपुर। बेराइट एक बहुत उपयोगी औद्योगिक खनिज है। इसका इस्तेमाल पेंट, प्लास्टिक और पेट्रोलियम उद्योग में होता है। क्या ये सिर्फ रायपुर में ही मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ के और भी जिलों में है, लेकिन रायपुर और उसके आसपास के क्षेत्र इसके प्रमुख उत्पादक केंद्रों में से हैं। परीक्षा में अक्सर सबसे प्रमुख क्षेत्र के बारे में ही पूछा जाता है। 99 हमें फिर से जनजातीय संस्कृति की दुनिया में ले जाता है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शिकार अनुष्ठानों से संबंधित नहीं है? विकल्प है ए फाग सेंद्रा, बी बिसु सिक्रोर, सी जेठ शिकार और डी माघ शिकार। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ सही उत्तर है बी बिसु सिक्रोर। अच्छा जी, फाग सेंद्रा, जेठ शिकार और माघ शिकार, ये तीनों ही अलग अलग समय पर किए जाने वाले पारंपरिक सामूहिक शिकार अनुष्ठान हैं। सेंद्रा या शिकार उनकी संस्कृति का अहम हिस्सा है। तो फिर बिसु सिक्रोर क्या है? अगर ये शिकार नहीं है तो? बिसु सिक्रोर का संबंध शिकार से नहीं बल्कि कृषि से है। ये फसल कटाई के बाद मनाया जाने वाला एक धन्यवाद उत्सव है। अरे वाह! तो जहां बाकी तीन प्रकृति से लेने से जुड़े हैं, वहीं ये प्रकृति को धन्यवाद देने से जुड़ा है। बिल्कुल, यही बारीक अंतर है। चलिए अब हम अपने आज के अंतिम सवाल पर आते हैं। प्रश्न 100। सिरोपाव क्या है? एक पारंपरिक शब्द। विकल्प है ए पगड़ी, बी धोती और पिछौरी, सी पन्ही छकलिया अंग और डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। सिरोपाव किसी एक कपड़े का नाम नहीं है, बल्कि ये सम्मान में दिए जाने वाले पारंपरिक परिधानों के एक पूरे सेट को कहते हैं। तो ये एक तरह का सम्मान का पहनावा हुआ? एकदम सही। सिरोपाव का मतलब ही है सिर से पांव तक। इसमें सिर के लिए पागड़ी से लेकर पैरों के लिए पन्ही यानी जूते तक सब कुछ शामिल हो सकता है। ये सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक है। तो इन 10 सवालों के जरिए हमने छत्तीसगढ़ की एक पूरी यात्रा कर ली। जनजातियों की गहरी मान्यताओं से लेकर मिट्टी की परतें, सरकार की डिजिटल पहल और इतिहास के नायकों तक। सही कहा आपने। और यह हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। जब हम इन छोटे छोटे तथ्यों को एक साथ जोड़ते हैं, किसी जनजाति की गोदना कला से लेकर एक सरकारी मोबाइल ऐप के काम तक, तो क्या हम सिर्फ एक परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं? या ये असल में हम अपने राज्य की उस जटिल, जीवंत और धड़कती हुई तस्वीर को ज्यादा बेहतर ढंग से समझ रहे होते हैं, जो किताबों के पन्नों से कहीं ज्यादा गहरी है।